सरहद के उस पार में खुशामदीद, स्वागत। दोस्तों, फ्रांस पिछले 10 दिनों से जल रहा है और इसकी वजह है 17 साल के नाहिल एम नाम के एक नौजवान जिसको फ्रांस की पुलिस ने गोली मार दी। गोली मारने की वजह पहले तो ये बताई गई पुलिस के मुताबिक कि वो बस की लेन के अंदर ड्राइव कर रहा था, काफी तेजी से ड्राइव कर रहा था। पुलिस ने उसे रोकने की कोशिश की। जब गाड़ी रुकी और पुलिस ने उसे कहा कि आप बाहर निकलें, तो उसने पुलिस के साथ में बदतमीजी की और गाड़ी को भगाने की कोशिश की। फिर पुलिस ने फायरिंग की जिसमें कि नाहिल एम नाम के इस नौजवान की मौत हो गई। फ्रांस की पुलिस का जो वर्जन है उसको बहुत ज्यादा चैलेंज किया गया है। बहुत सारे वीडियोस सामने आए हैं जिसके अंदर देख के लगता नहीं कि इस तरह की कोई वहां पे कोई ऐसी सिचुएशन थी पुलिस और उस नौजवान के दरमियान कि वो गाड़ी पुलिस के ऊपर चढ़ाने की कोशिश कर रहा हो या भागने की कोशिश कर रहा हो। शॉट्स फायर हुए, उसके बाद वो नौजवान थोड़ी दूर आगे गया और उसके बाद उसकी गाड़ी रुक गई। ये भी बताता चलूं कि ऐसा क्यों है कि फ्रांस के अंदर इतना आसान हो गया है कि पुलिस किसी भी इंसान को रोकने की कोशिश करे और वो ना रुके तो गोली चला देगा। ये बहुत सारे लोग सवाल पूछ भी रहे हैं। दरअसल इसकी वजह है कि 2015 के पहले फ्रांस के अंदर टेररिस्ट अटैक हो चुके थे जिसकी वजह से 2017 में फ्रांस को एक नया कानून बनाना पड़ा जिसके तहत अगर कोई शख्स स्पीडिंग करता है जिससे कि उसकी अपनी जान को या उसके साथ में जो लोग बैठे हैं उनकी जान को या आम जो पब्लिक है किसी की भी जान खतरे में आने की कोशिश हो, पुलिस को लगे कि ये किसी को मार सकता है या कोई नुकसान कर सकता है, तो पुलिस को गोली चलाने की इजाजत है। बहरहाल जो भी हुआ उसकी वजह से फ्रांस में पिछले 10 दिनों में बहुत ज्यादा लूटपाट हुई। तकरीबन 1000 से ज्यादा पब्लिक बिल्डिंग्स को आग लगा दी गई या उन्हें लूट लिया गया, उन्हें डैमेज पहुंचा। 750 से ज्यादा लोग जख्मी हो गए हैं, गिरफ्तार भी बहुत बड़ी तादाद में लोग हुए हैं। फ्रांस के अंदर सूरत हाल इतनी ज्यादा खराब है कि 5000 से ज्यादा गाड़ियों को आग लगा दी गई है। इसी के साथ पूरी दुनिया भर के अंदर एक डिबेट ओपन अप हो गई है कि जी क्या वजह है। जैसा कि आप जानते हैं कि यूरोप इन दिनों इलीगल इमिग्रेशन का शिकार है। बहुत बड़ी तादाद में लोग यूरोप जा रहे हैं इलीगल तरीके से। माइग्रेंट्स का एक बर्डन है। इस्लामोफोबिया भी एक बहुत बड़ा वहां पे बयानिया है, उसके ऊपर भी बात हो रही है। और फिर एक इशू ये भी है कि फ्रांस के अंदर पिछले 30-40 साल से नॉर्दर्न अफ्रीका से जो माइग्रेंट्स आए हैं, जो कि पहले फॉर्मर फ्रेंच कॉलोनीज हुआ करती थी, वहां से जो लोग आए अल्जीरिया, मोरक्को, ट्यूनीशिया, वो और फ्रांस की जो मकामी आबादी है उनके दरमियान भी मसले मसाइल हैं। तो आज इसी हवाले से गुफ्तगू करेंगे। हमें ज्वाइन किया है पाकिस्तान से हमारा इफ्तिकार साहिबा ने। आप एक सोशल एक्टिविस्ट हैं। और हमें वसीम अल्ताफ साहब ने ज्वाइन किया है। वसीम भाई भी एक पीस एक्टिविस्ट हैं, सोशल एक्टिविस्ट हैं। आप सब इनको पहले भी देख चुके हैं हमारे प्रोग्राम में। भारत से हमारी मेहमान हैं राजकुमारी दिव्या जुबल साहिबा। इनका ताल्लुक जुबल की रियासत से है। आप सबका प्रोग्राम में स्वागत है। खैर मकदम है जी। थैंक यू अरविंद। थैंक यू दिव्या जी। मैं भारत के कॉन्टेक्स्ट से सबसे पहले आप ही से पूछता हूं कि आप थोड़ा बताएं कि इस पूरी खबर को हिंदुस्तान में कैसे देखा जा रहा है, हमारी सिविल सोसाइटी इसे कैसे देख रही है। मेन स्ट्रीम मीडिया की माने तो ऐसा लग रहा है कि फ्रांस की वहां की जो बहुसंख्यक आबादी है उनका एक इशू है वहां की माइनॉरिटी मुस्लिम पॉपुलेशन के साथ में। लेकिन जैसा मैंने कहा कि ये जो मसला है उससे कहीं बहुत बड़ा है। कैसे देखते हैं हिंदुस्तान में लोग इसे? जो भी आपका इनिशियल रिएक्शन है वो दें जी। जो मेरा पर्सनल रिएक्शन है वो थोड़ा अलग से हो सकता है क्योंकि आई बिलीव माइग्रेशंस तो सेंचुरीज से चल रही हैं। मतलब इन्वेजन्स, माइग्रेशंस, क्रॉस कल्चरल एक्सचेंज, मल्टीकल्चरिज्म, वो है दैट हैज बीन अ पार्ट ऑफ ह्यूमन सिविलाइजेशन। मतलब यही था कि पहले जिस तरह से वो एक्सेप्ट किया जाता था उस टाइम गवर्नमेंट पॉलिसीज इतनी स्ट्रिंजेंट नहीं थी और जैसे भी अगर लोगों को सर्वाइव करना था, इशू अबाउट सर्वाइवल। ये है बेसिक ह्यूमन नीड की हाउ डू आई सर्वाइव। अगर आप अपने आप उनके सिचुएशन में डाले, आई ऑलवेज पुट माय सेल्फ इन द पर्सन सिचुएशन की अगर ये दिस इज अबाउट माय लाइफ, दिस इज अबाउट माय फैमिली, और अगर मेरी कंट्री में सुविधा नहीं है और वहां पे राइट्स है, गवर्नमेंट मशीनरी का ब्रेकडाउन है, पूरा सोशल स्ट्रक्चर कोलैप्स हो चुका है, तो मेरा फर्स्ट ह्यूमन इंस्टिंक्ट क्या है? इट इज टू सर्वाइव। सो द वे आई लुक एट इट इज कि जब आप अपना घर छोड़ते हैं
और आप किसी दूसरे के घर जाना चाहते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल क्या आपको इनविटेशन मिली है? अगर आपको इनविटेशन नहीं मिली है तो मोस्ट प्रोबेबली जो कल्चरल माइंडसेट अब बन चुका है कि आप लोग जो भी हैं फॉरेनर, हमको तो मतलब जो भी इमिग्रेंट है उसे तो फॉरेनर के उससे देखा जाता है, सो दे फील कि हमारी जॉब अपॉर्चुनिटीज ले रहे हैं, हमारा यू नो फ्रॉम सोशल सिक्योरिटी टू फूड टू मेडिसिन टू अपॉर्चुनिटी टू करियर, द लोकल पॉपुलेशन को बहुत एक थ्रेट महसूस होता है। और जो उनका ओरिजिनल, जो उनका राष्ट्र है, जो उनका लोकचार है, दे डू नॉट वांट कि जब ये न्यू मूवमेंट आ रही है कि अगर उसका जो मिक्स होना है वो एक हेल्थी मिक्स होना चाहिए, पर वो इतनी जल्दी वो नहीं हो पाता है। और जो इमिग्रेंट्स होते हैं दे आर ट्रीटेड एज पैरासाइट्स, टू पुट इट वेरी क्रूडली। और ना उनको आई मीन जैसे हम पढ़ रहे थे कि व्हाट वाज हैपनिंग इन पेरिस, जो भी वो ऑल दोस बॉयज, वो मतलब they were sleeping on the roads, they were sleeping in abandoned warehouses, उनको पानी नहीं मिल रहा था, उनको मतलब बिजली, बेसिक ह्यूमन अमेनिटीज का एक्सेस नहीं था। तो अगर आप बिल्कुल बेसिक लेवल पे लाइफ जी रहे हैं तो आप में जो इमोशन है, जो आप में एंगर है, जो बीइंग ट्रीटेड एज अ थर्ड क्लास सिटीजन, जो एक्सपीरियंस आपके साथ, क्या पता इट इज अ फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस, उसका जो इमोशन है दैट इज गोइंग टू मेक यू वेरी एंग्री। बिकॉज एक साइड आपने जहां से आपकी कंट्री में जहां पे मतलब इतना मतलब वॉलेटिलिटी थी, आपने उस लैंडस्केप को पीछे छोड़ा, तो आप यू आर कमिंग विद अ माइंडसेट ऑफ होप, एंड इफ यू आर नॉट बीइंग रिसीव्ड विद बेसिक ह्यूमैनिटी, तो व्हाट डू यू थिंक रिएक्शन विल बी? जी। हमारा, मैं आपकी तरफ आता हूँ। दिव्या जी ने निशानदेही की है कि जो लोग इमिग्रेंट्स हैं, वो उनका काफ़ी हद तक जो है कसूर है कि वो सोसाइटी में जाके वहाँ के नॉर्म्स जो हैं उनको फ़ॉलो नहीं करते या इंटीग्रेट नहीं होते हैं ठीक तरीके से। आप कैसे देखती हैं? जो दिव्या जी ने बात की है, कुछ हद तक तो मैं उनसे मुत्तफ़िक हूँ कि ये बात इस हद तक तो ठीक है कि बेरोज़गारी और मईशत के मसाइल जो हैं वो अपनी जगह पर हैं। जब लोग आप एक घर में रहते हैं और आप 3 से 4 लोगों का कुंबा है और ऊपर से अगर 8 लोग आ जाते हैं या कम से कम 3 लोग और आ जाते हैं, तो यू नीड टू शेयर एवरीथिंग विद देम, चाहे वो आप थोड़े लेवल पे भी कर रहे हों। तो वो मेरे ख़्याल में सर्वाइवल का ही अगर देखा जाए तो सर्वाइवल थोड़ा मुश्किल हो जाता है। लेकिन अगर दूसरे इसको उससे देखा जाए नज़रिए से, जो यहाँ से लोग जाते हैं वहाँ पे, तो आप देखेंगे बहुत सारे उन कंट्रीज़ में से जाते हैं जहाँ पे यही कंट्रीज़, जिसे आप देख लें कि इराक है, ईरान है, इराक है, अफ़गानिस्तान है, जहाँ पे खाना जंगी बहुत अरूज पे है। और वो जंगें जो हैं वो किस वजह से है, कहीं ना कहीं आप अल्जेरिया में ही देख लें, फ्रांस का जो ये कॉलोनी रही और कितने सालों तक इन्होंने 150 साल तक तकरीबन इन्होंने वहाँ पे जो जबर किए हैं, जहाँ पे जो ज्यादतियाँ की हैं, तो जब इन्होंने मेन जो उनके रिसोर्सेज, जब उनको आप तालीम के नाम पर देख लें, कॉलोनी जब हम थे तो हमें एक उसमें मिशनरी स्कूल्स की तरह से तालीम दी जाती है। बेसिक ह्यूमन चीज़ें जो हैं वो उनके भी काबिल नहीं समझा जाता। जब कई 100 साल तक हमारे साथ ये हुआ है, जो कॉलोनीज रही हैं, चाहे वो अमेरिका की अभी प्रेजेंट देख लें कंडीशन में, या उसके बाद पहले फ्रांस या फिर इंग्लैंड देख लें, तो ये जो बेसिक इंसान को आप जितना ज़्यादा उनकी तफरीक करते चले जाते हैं तो उनका भी सर्वाइवल मुश्किल हो जाता है। तो दे नीड टू लिव ना, उनको भी ब्रेड एंड बटर चाहिए। तो इसकी वजह से मोस्टली, जबकि आगे एक्सेप्टेंस भी नहीं है, लेकिन आपने पीछे भी उनके लिए कुछ नहीं छोड़ा हुआ होता, तो बहुत सारे जो ज़राए हैं वो भी चाहते हैं बेहतर से बेहतर ज़िंदगी की तलाश में। तो जब वहाँ जाते हैं तो वहाँ पे यूरोप में आप देखें कि डे टू डे, जहाँ भी आप बाकी इटली में देख लें, जर्मनी में देख लें, न्यूजीलैंड में देख लें, इवन फ्रांस में देख लें, जो राइट विंग है उनकी गवर्नमेंट आई हुई है जो कि एंटाई ये हैं कि इमिग्रेशन, वो कहते हैं कि नहीं, ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो हैं हम लोग अब उनको दूर रखें क्योंकि हमारे प्रॉब्लम्स आ रही है, और लोग उनको सपोर्ट करते हैं। लोग सपोर्ट इसलिए करते हैं, जैसे दिव्या जी ने बात की, कि उनका ब्रेड एंड बटर जो है वो शेयर हो रहा है, उनका सर्वाइवल मुश्किल हो रहा है। तो इट्स अ वेरी बेसिक ह्यूमन एरर कि जब आप इस हद तक करते हैं। लेकिन बेसिक बात यह है ना कि दोनों तरफ से प्रॉब्लम्स होती हैं। अब एक्सेप्टेंस अगर उनमें नहीं है तो ऑब्वियसली दे आर गोइंग टू से कि आप अपने मुल्क में ये सारी ज़राए पैदा करें, लेकिन ज़राए जो है एकदम से पैदा नहीं होते। जब आपने कई 100 साल तक कहीं ना आपने खाना जंगी रखी होती है, जहाँ आपने उनको कॉलोनीज बना के रखा होता है, तो एकदम से ना वो सर्वाइवल मोड में जा सकते हैं जहाँ पे आप पहुंचे हुए हैं, उन्हीं के रिसोर्सेज वगैरह यूज करके। तो ये थोड़ा सा इसमें वो आ जाता है, यूं समझ लें कि कंट्रास्ट आ जाता है। जब ये बात मैं देखती हूँ नाहिल बच्चे की, उसकी
तो ऑब्वियसली आपको जैसे आप बात कर रहे थे 2017 में 2017 और 18 में उनके जो कानून पास हुआ है, अगर हम लीगली बात करें तो अब इस साल में भी ये तीसरी मौत है जो पुलिस वालों के हाथों हुई है। पिछले साल आप देखें तो 13 अमवात हो चुकी हैं और ज़्यादातर जो लोग होते हैं वो वही लोग होते हैं जो माइग्रेट करके आए हुए होते हैं। तो इट्स नॉट अगेन ग्रीक बोट ट्रेजेडी की तरह इट्स नॉट अ न्यू थिंग, ये रूटीन में हो रहा है और कहीं ना कहीं इसको लीगली अगर आप जस्टिफाई करें तो वो बिल्कुल वो जस्टिफाइड है। जिस तरह उनका कानून था उन्होंने उसी तरह से रिएक्ट किया। यू कैन इसको अगर आप कंपैरिजन करना चाहें तो ब्लैक लाइफ मैटर्स के साथ कर सकते हैं, जैसे अमेरिका में 2 साल पहले कुछ साल पहले हो चुका है। लेकिन अगेन मैं यही कहूंगी फ्रस्ट्रेशन है, दोनों साइड से फ्रस्ट्रेशन है। जब आप एक जो है दोनों सर्वाइवल के मोड में हैं तो फ्रस्ट्रेशन का लेवल इतना हाई है कि एक डेथ पे ये एक आउट ऑफ क्वेश्चन बात है कि जो इतने हंगामे हैं, ये इतना जलाओ घिराव है, आप क्या समझते हैं कि ये एक इस बच्चे की मौत की वजह से ये सब कुछ हो रहा है? तो मैं इसको बहुत डीपली अगर मैं ऑब्जर्व करूं तो इसके पीछे बहुत सारी रीजंस हैं, तो उसको हम टाइम टू टाइम आगे अनफोल्ड करते हैं। बट फॉर नाउ दिस इज द ओपिनियन के मेरे ख्याल में इट्स अ वेरी नेचुरल रिएक्शन दोनों तरफ जी से। जी बिल्कुल, आप का ये आर्ग्यूमेंट ठीक है कि ऐसा नहीं है कि ये एक जो बच्चा मारा गया है इसकी वजह से लाखों लोग सड़कों पे आए हैं और ये राइट्स हो रहे हैं। इसके पीछे एक सिलसिलेवार तरीके से रेसिज्म का, डिस्क्रिमिनेशन का एक फैक्टर है जिसकी आपने थोड़ी बहुत निशानदेही की है। हमें ये भी याद दिलाया कि जी वहाँ पे एक बहुत बड़ी आबादी है नॉर्थ अफ्रीकन मुल्कों की, खासतौर से अल्जीरियंस की, जो जी कि 40-50 साल से आबाद हैं। तो वसीम भाई, आप कैसे देखते हैं इस पूरे के पूरे इंसिडेंट को? जी, पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि आपने मुझे एक ऐसे पैनल में शामिल किया है जिसमें 2 खूबसूरत ख़वातीन हैं, तो इसका शुक्रिया आपको। और जहाँ तक आपके सवाल का ताल्लुक है, तो देखिए बात ये है कि ये लोग वहाँ से माइग्रेट करके जनरली जो आए हैं वो मगरिब से आए हैं, जिसको मगरिब कहते हैं हम, जिसमें कि अल्जीरिया है और मोरक्को है। यहाँ से एक बहुत बड़ी तादाद इन लोगों की माइग्रेट करके आई और ये दोनों मुल्क जो हैं ये फ्रेंच कॉलोनीज रहे। अच्छा, अब फ्रांस कहते हैं कि अंग्रेज़ों की जो ये कहा जाता है कि अंग्रेज़ों की सल्तनत पे कभी भी सूरज गुरूब नहीं होता था, लेकिन जो फ्रेंच थे, उनकी सल्तनत पे भी सूरज गुरूब नहीं होता था। ये पूरा वेस्टर्न अफ्रीका और उसके बाद फिर मिडल ईस्ट में सीरिया और लेबनान और उधर से वो आप साउथ ईस्ट एशिया में चले जाएं तो ये सारे ममालिक फ्रेंच कॉलोनीज थे। तो फ्रेंच ने यहाँ के रिसोर्सेज भी इस्तेमाल किए, यहाँ के लोगों को भी इस्तेमाल किया। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में, सेकंड वर्ल्ड वॉर में बाकायदा तौर पे यूनिट्स होती थी उन सोल्जर्स की जो कि अल्जेरियंस थे, जो मोरक्कन्स थे, और वो उनको इस्तेमाल किया गया जंग के दौरान। और जब फ्रेंच जंग पे गए तो उनकी जो फैक्ट्रीज थी उनमें इन लोगों से काम लिया गया। तो फ्रांस ने भरपूर तरीके से इस्तेमाल किया है अपनी कॉलोनीज का। माली एक मिसाल के तौर पे मुल्क है, इंतहाई गरीब मुल्क है, और वहां पे बड़ी बड़ी सोने की कानें हैं, और वो वहां से सोना निकाल के वो फ्रांस ले गए और उन्होंने वहां पे अपने मुल्क के जो एसेट्स थे उनको इंक्रीज किया। तो ये फ्रेंच ने तो किया है, और अंग्रेजों के मुकाबले में खासे रूथलेस रहे हैं फ्रेंच। अंग्रेज उतने रूथलेस नहीं थे जितने फ्रेंच थे। अच्छा, एक तो ये इसका पहलू है, लेकिन दूसरी तरफ इसका एक और पहलू भी है, और वो ये है कि ठीक है ये सारा कुछ हुआ, लेकिन ये लोग जो इमिग्रेट करके फ्रांस में आए, तो अब ऐसा भी है कि जब आप एक नई जगह पे जाते हैं तो उसका अपना एक कल्चर होता है, वहाँ की कुछ नई वैल्यूज होती हैं, अपने नॉर्म्स होते हैं, तो आपने अपने आप को वहाँ पे इंटीग्रेट भी करना है। और बहुत सी जगहों पे आपके जो नॉर्म्स हैं, जिन जिन वैल्यूज को लेके आप आए हैं, वो क्लैश करती हैं वहाँ की वैल्यूज के साथ। मिसाल के तौर पे जैसे अब मॉरिटानिया से एक बंदा गया है, तो मॉरिटानिया में एफजीएम जो है वो प्रेवलेंट है, लेकिन फ्रांस में तो इसकी इजाजत नहीं दी जाएगी। अगर एक कल्चर में बच्चे को मारना जो है वो एक नॉर्म है या एक कॉमन प्रैक्टिस है,
तो फ्रांस में तो आप ऐसे नहीं कर सकते ना। अगर आपने पूरा शटलकॉक बुर्का पहना हुआ है और पेरिस में भी आप वो पहनेंगे तो फिर वो तो पब्लिक प्लेसेस पे तो वो फ्रेंच का ये मानना है, वो कहते हैं जी कि पब्लिक स्पेसेस में आपने एक सेकुलर एटीट्यूड डिस्प्ले करना है। आप अपनी जो रिलीजियस वैल्यूज हैं या जो चीजें आप पीछे से लेके आ रहे हैं अपने खास कल्चर की, उनकी इजाजत हम नहीं देंगे। यानी अगर बच्चियां अबाया पहन के एक स्कूल में जा रही हैं तो स्कूल में पहुंच के फिर उनको उतारना पड़ेगा वो, और फिर उसके बाद वो क्लासरूम में जाएंगी। दिव्या जी, वसीम साहब ने बात की है कि वही जिसकी शिनाख्त आपने की कि जी इंटीग्रेशन का मसला है, जो बाहर से लोग आके सेटल होते हैं लोकल पॉपुलेशन के साथ इंटीग्रेट नहीं कर पाते। आप क्या समझती हैं कि बात सिर्फ इंटीग्रेशन की ही है या इससे आगे भी बढ़ चुकी है, रेशियल डिस्क्रिमिनेशन की है? क्योंकि जैसे हमारा ने कहा कि तकरीबन इसी साल 3 डेथ्स हुई हैं पुलिस के हाथों और तीनों की तीनों अरब्स थे। पिछले साल 13 लोग मारे गए और वो भी अरब्स ही थे। तो अरब्स का ये एक इशू तो है वहां पे कि जी वो वहां पे जितनी भी जो लोग अफ्रीकन माइग्रेंट्स हैं या अरब से जो लोग आए हैं, उन्हीं के साथ में ये सिलसिलेवार टारगेटेड तरीके से ये किलिंग्स हो रही हैं। आई थिंक देयर इज डेफिनेटली रेशियल डिस्क्रिमिनेशन तो है। अगर आपको याद होगा कुछ साल पहले एक कार्टूनिस्ट होते थे वहाँ पेरिस में, ही वाज क्वाइट फेमस, चार्ली हेब्डो। तो उनकी एक वीकली मैगजीन होती थी जिसपे वो पब्लिक फिगर्स या किसी भी टॉपिक पे वो सटायर, लेफ्ट विंग थिंकिंग, जिसे प्रोग्रेसिव लिबरल थिंकिंग के अंडर उस अम्ब्रेला टर्म यूज करके दे वुड sort of make a joke and a satire about some very serious topics. But वो उनका culture है वहाँ पे, it was considered a popular magazine and there was tolerance. But इस बार they used the prophet in a way which was very disturbing to the rest of the Islamic world. And उसकी वजह से चार्ली हेब्डो the whatever the cartoonist, he मैगजीन, उनका मतलब हाँ he जी, was वो मैगजीन जो थी, he हाँ। was he was हाँ, he was assassinated then. तो ऐसा होता है that in culture when we are part of a community we feel कि हम एक परिवार हैं, मतलब ये हमारे अपने लोग हैं। तो अगर हमें लगता है कि कोई some other religious or cultural driven agenda has persecuted our own person from our own country, कहीं ना कहीं अंदर देयर इज अ काइंड ऑफ फीलिंग ऑफ रिजेंटमेंट जो पैदा हो जाती है कि एक तो हम आपको अपनी ही कंट्री में हम वी आर अलाउइंग यू टू लिव इन आवर कंट्री, पर इफ यू, वही पुरानी कहावत, व्हेन इन रोम डू एज द रोमन्स डू, मतलब इट इज अ वेरी ओल्ड क्लीशे, बट जैसे लग रहा है पीपल एक्सपेक्ट यू टू अडेप्ट टू देयर रूल्स एंड देयर रेगुलेशंस अगर आप उनकी कंट्री में एडजस्ट होना चाहते हैं। तो अगर जैसे वो बात वसीम जी ने कही थी, इन इन द इस्लामिक ट्रेडिशन, उनका वो बहुत वो दे आर वेरी पर्टिकुलर कि किस टाइम वो अपने प्रेयर्स करेंगे। ड्रेस कोड पे भी बहुत इम्पोर्टेंस है, फिर लाउड स्पीकर्स लगाए जाते हैं टू अनाउंस द प्रेयर्स। तो मतलब कि जैसे उनके ये अपने कल्चर के मुताबिक जैसे वो जीना चाहते हैं, इट इज अ टोटल क्लैश विद द वेस्टर्न माइंडसेट, राइट? नाउ द क्वेश्चन इज, who is right and who is wrong? How do you blend such different mindsets? How do you marry such two different mindsets? क्योंकि ये है वो अपने मुद्दे पे मतलब बहुत स्ट्रांग है कि वी आर राइट, रिलीजियस acceptability and there should be tolerance of our way of life. But the French are saying आप हमारा way of life पूरा disrupt कर रहे हैं, जहाँ से हम आ रहे हैं, we are liberal progressive people, and if you want shelter in our world, then you must abide by our principles. So who is going to bend? I mean, जिसको जरूरत है उसको ही ज्यादा मतलब अपने आप को अडेप्ट करना पड़ेगा, is the way I see it. जी, तो आप ये कह रही हैं कि जो फ्रेंच वे ऑफ लाइफ है और फ्रांस का जो सेकुलरिज्म है जिसे कि वो लाइसीते कहते हैं, उसके अंडर में ये अगर कोई प्रॉफिट मोहम्मद का कोई कार्टून बनाए जो कि ऑफेंसिव हो इस्लामिक वर्ल्ड को, मुसलमानों को, लेकिन फ्रांस के नज़दीक वो बिल्कुल सही है, अगर वो पब्लिश करते हैं तो कोई इश्यू नहीं होना चाहिए। इज़ दिस व्हाट According यू आर सेइंग?
अकॉर्डिंग टू द फ्रेंच माइंडसेट 100%, क्योंकि अगर आप किसी को अपने ही कंट्री में आश्रम दे रहे हैं तो दे आर सेइंग कि यू हैव टू लिव बाय आवर स्टैंडर्ड्स ऑफ व्हाट इज एक्सेप्टेबल टू अस बिकॉज वी आर गिविंग यू शेल्टर. दैट इज व्हाट आई एम सेइंग. जी, किस मगर जरूरत लोग ये भी कहेंगे कि अमेरिका के अंदर भी सेकुलरिज्म है, जहां पर आज अगर आप बाय एंड लार्ज लोगों से पूछें कि जी कितना ज्यादा आपके नजदीक जो है एक्सेप्टेबिलिटी है इस तरह के कार्टून्स की, तो लोग कहेंगे कि जी ये फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन में नहीं आता. वो ये कहेंगे कि जी ये तो जो है आप लाइन क्रॉस कर रहे हैं और जानबूझ के एक कम्युनिटी को सिलसिलेवार तरीके से टारगेट कर रहे हैं एक के बाद एक. चार्ली हेब्डो मैगजीन ने जब पहली मर्तबा कार्टून छापे थे 2011-12 में, उनके बाद उनकी बिल्डिंग पर अटैक हुआ, तो फिर से चार्ली हेब्डो ने ये कार्टून छापे, तो वहां भी फिर किलिंग्स हुई हैं. 2 साल पहले किलिंग्स हुई. पाकिस्तान का एक शख्स था, जहीर नाम था शायद उसका, जिसने फिर वहां जाके किलिंग करी. फिर एक बंदा कोई नॉर्थ अफ्रीकन माइग्रेंट था, उसने सैमुअल पैटी का कत्ल किया. तो उसके बाद हमने एक फ्रांस का ऐसा ही रिएक्शन देखा, लेकिन सोसाइटी ने उस वक्त अब जो रिएक्शन दिया है, ये तो ऐसा लग रहा है कि ये बहुत ज्यादा कुछ जो है बात आगे बढ़ गई थी कि एक के बाद एक इस तरह के हादसे हो रहे थे. अमारा, मैं आपकी तरफ आता हूं, आप क्या कैसे देखती हैं कि ये फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन में है कि वो कोई प्रॉफिट मोहम्मद के इस तरह से कार्टून छापे? स्वीडन के अंदर भी अभी एक हुआ है एक इंसिडेंट जहां पे इराक से एक माइग्रेंट क्रिश्चियन जिसने कि होली कुरान को बर्न किया और फिर उसका रिएक्शन पूरी दुनिया भर के अंदर आया है. जी, अच्छा, मुझे ये समझ नहीं आती कि अगर आप रिफाइंड हैं, अगर आप पढ़े लिखे हैं, आप दुनिया में बेहतर सर्वाइवल मोड में हैं, तो जो लोग आप जितने पढ़े लिखे नहीं हैं, लेट्स सपोज जो आपकी कॉलोनीज रह चुके हैं या जिन्हें आप समझते हैं अरब कंट्रीज हैं या फिर हम लोग एशिया के कुछ कंट्रीज हैं, हम लोग जाहिल हैं उनके नुक्ता नज़र से, हम लोग पागल हैं, इमोशनली हम लोग जल्दी ब्लैकमेल हो जाते हैं या फिर हम ट्रिगर्ड हो जाते हैं. तो मुझे फ़र्क समझा दें उनमें, इंटेलेक्चुअल्स में और उन जाहिलों में फ़र्क क्या है कि जब आप रिएक्ट वैसे ही करते हैं कि आप एक अरब से ज़्यादा लोग हैं जो उस हस्ती को अपनी जान से ज़्यादा अजीज समझते हैं. आप उनका मजाक उड़ा रहे हैं. मुझे सिर्फ आप रीज़न बता दें फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन में ये किसी हद तक ये कहाँ की जस्टिफिकेशन है कि आप इतने लोगों को आप इस तरह से आप करें जो आपके ख्याल में ज्यादा बाशऊर भी नहीं है. माई पॉइंट इज दैट. तो आप उनको ट्रिगर करने का व्हाट इज द पॉइंट? आप उनको मजीद आप उनको डिसेबल कर रहे हैं, मजीद उनको आप इमोशन से खेल रहे हैं. तो मेरे नजदीक तो आप यू कैन मेक लॉ कि आप वहां पर आप प्रॉपर्टी ना खरीदने दें. आप लॉ बना सकते हैं आप उनको हिजाब पब्लिक प्लेसेस में ना करने दें, और उसके पीछे रीजंस होनी चाहिए, नॉट जस्ट रिलीजियस रीजन. आप उसके ऊपर सिक्योरिटी रीजंस के बेस पर, जो कि बिल्कुल जेन्युइन है मेरे ख्याल में, आप लाउड स्पीकर्स ना यूज करने दें, जो बिल्कुल जेन्युइन है कि आप किसी भी दूसरे इंसान का सुकून खराब नहीं कर सकते शोर और गुल से. जो भी आप पब्लिक प्लेसेस पे नमाज अलाउ ना करें, आप कहें कि अपने घरों में आप अदा करें. These all things are very understandable, जो मैं बिल्कुल अच्छे से समझती हूँ. लेकिन जहाँ पे बात आती है जलील करने की, टॉर्चर करने की, एक आपके ख्याल में कम तालीम याफ्ता या कम शऊर वाले लोग हैं उस हस्ती को टारगेट करने के जिनको वो जान से ज्यादा, तो ये कौन सा फ्रीडम है? इससे आप क्लैश बढ़ा रहे हैं. दुनिया मेरे ख्याल में सिविल वार वाली दुनिया एक ग्लोबल विलेज है अब नाउ. अब आप ये नहीं कह सकते कि आप अपने घर, मैं अपने घर, जब आपने आमदो रफ्त के जराए इतने तेज कर दिए हैं, अब आप 21वीं सदी में बैठे हुए हैं. ये पहला वक्त नहीं है, इन्वेड किया तभी जाएंगे या एक से दूसरी जगह चले गए तो पता भी नहीं चला, घुल मिल गए. अब ये वक्त है कि आप सुबह कहीं होते हैं, शाम कहीं होते हैं, तो इसका मतलब है आप लोगों को उनके मुल्कों तक तो महदूद नहीं कर सकते कि अभी आप हमारी तरफ मत आना. क्योंकि सैरो सेहात के लिए भी सही, रहने के लिए भी सही, अगर वहां पे लोग जाते हैं तो मईशत के पॉइंट ऑफ व्यू से देख लें. आप वो काम कर रहे हैं जो आप कुर्सियों में बैठ के कर रहे हैं, आप अपने कंफर्ट में कर रहे हैं, और वो लोग जो अरब से आए हैं या जो हमारी जैसी कंट्रीज से गए हैं वो आपका लेबर वर्क कर रहे हैं. तो आप इनको टोटली एक नुक्ता नजर से तो नहीं देख सकते. आज मेरे घर में भी कोई हेल्पर काम कर रहा है, आप लोगों के घर में भी कोई हेल्प के तौर पे भी काम कर रहा है. यू नीड टू रिस्पेक्ट देम. आप उनके घर वालों को जलील नहीं करेंगे कब. तो मुझे इतनी रिस्पेक्ट जरूर होनी चाहिए कि चाहे मैं उसको पे भी कर रही हूँ, बट ही और शी इज डूइंग द काम, जब वो काम कर रहा है जो मैं नहीं करना चाहती थी.
वो आपकी पब्लिक प्लेसेस साफ कर रहे हैं, वो आपकी वो लेबर के काम कर रहे हैं, आपकी कंस्ट्रक्शंस कर रहे हैं। तो आई मीन टू से कि दिस इज नॉट अ वे ऑफ फ्रीडम एक्सप्रेशन। आपकी जो फ्रीडम है आप एक्सप्रेस कर रहे हैं, तो फ्रीडम के और बहुत सारे तरीके हो सकते हैं कि आप इसको जस्टिफाई करें। और जो हिजाब का मामला है, आप देखिए पार्लियामेंट में उसकी बहुत लंबी बहस चली और अब बैन हुआ। तो जो आप बात कर रहे हो उससे पहले कुरान के जलाने की, मुझे सिर्फ और सिर्फ मेरी शिकायत जो होती है वो लिबरल और सेकुलर और सो कॉल्ड इंटेलेक्चुअल और पढ़े लिखे लोगों से है कि आप में भी अगर इतना शऊर नहीं है कि आपने जरूर उन लोगों के इमोशन को ट्रिगर करना है जो आपके ख्याल में इतने बाशऊर नहीं है, तो वही पिंच पॉइंट क्यों है? आप जो लीगली कर सकते हैं, जो पब्लिक को नुकसान चीजें दे सकती हैं, लाइक सिक्योरिटी के लिए हिजाब या मैंने बाकी चीजें गिनवाई, आप वो करें, गो फॉर इट, देयर इज नो इशू विद दैट। आप अपनी इवन अपनी जगहों पे आप उनको, जैसे अरब कंट्रीज करते हैं, आप कहीं भी अरब में चले जाएं, आप अपनी प्रॉपर्टी नहीं खरीद सकते। कभी किसी ने शिकायत की, आप ना, आप ऐसे लॉज बनाएं, आप इमिग्रेट करके जो भी आते हैं उनके कुछ ईयर्स करें कि यहाँ तक रह सकते हैं, अपनी प्रॉपर्टी नहीं ले सकते। आप इस तरह के रूल्स बनाएं। ये कौन सा तरीका है कि आपने लिबादा भी उड़ा हुआ है कि यू आर गोइंग टू लाइक, आप उनको वार्मली वेलकम भी कर रहे हैं, उनको आप शेल्टर दे रहे हैं, बटर दे रहे हैं, ब्रेड एंड बटर दे रहे हैं, एंड स्टिल यू आर इंसल्टिंग देम द वे कि आप उनकी जो एक मुकद्दस हस्ती है आप उसके लिए ऐसा करते। या फिर कुरान है, आप देखिए मैं मुसलमान हूँ, लेकिन जो भी रिलीजन से जो भी होगा, अगर मेरे में शऊर है तो मैं अपना शऊर जो है उसको वहां तक देखती हूँ कि मैं किसी को हर्ट ना करूं, जब तक वो किसी को नुकसान नहीं पहुंचा रहे। अगर वो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिस्पेक्ट करते हैं, कुरान को वो मुकद्दस किताब मानते हैं, मुझे नुकसान नहीं पहुंचा रहे, तो उस वक्त तक मेरा क्या जाता है कि आप उसकी रिस्पेक्ट कर लें? ये मेरी कौन सी फ्रीडम है? आप फ्रीडम में आप जो आपके आसपास जो चीजें आपको इफेक्ट कर रही हैं, आपका पार्लियामेंट है, आपकी जो बाकी चीजें हैं, और जो आप देख रहे हैं कि जो जिन्होंने कार्टून बनाया था पार्लियामेंट में, उन्होंने उनके वजीर खारजा ने भी बयान दिया कि ये हम लोग पॉलिसी हमारी नहीं है किसी को, लेकिन उनके कानून ने उनको परमिशन दी कि हमारे, लेकिन आपको कानून भी देखने होंगे। आप कानून वो बनाएं जो आपको इन द लॉन्ग रन जो जिसका कोई फायदा भी हो। आप वक्ती तौर पे ट्रिगर करके, वक्ती तौर पे सिविल वार वाली कंडीशन पैदा करके, तो रिजल्ट क्या ले रहे हैं आप? अल्टीमेटली अचीव क्या कर रहे हैं? दुनिया एक ग्लोबल विलेज है, आप दुनिया को रोक नहीं सकते आपकी तरफ आने से या कहीं भी काम करने से। मैं इसके बिल्कुल अपोजिट रवैया रखती हूँ। मैं नहीं समझती कि आप किसी को बैन कर सकते। ये हमारा मुल्क है, हमने तरक्की भी, आपने तरक्की कैसे की है? आपने भी रिसोर्सेज यूज किए हैं, आपने भी उनको यूज किया है। तो अब अगर आप तरक्की के अपने रूल्स बनाए, आपका कंट्री अब अपने रूल्स बनाए, जो उन रूल्स को फॉलो ना करें, यू कैन थ्रो देम आउट। लेकिन आप किसी को इस बात पे ट्रिगर करें कि उनकी जो मुकद्दस हस्तियां हैं उनको, तो मैं तो इसको फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं मानती, मैं इसको किसी किस्म की आज़ादी, मैं इसको जहालत समझती हूँ। जी, बिल्कुल ये आपका एक नज़रिया है और अभी हाल ही में फ्रांस में इसी इशू के ऊपर एक बाकायदा सर्वे हुआ है कि जी जिस तरह से होली कुरान की या फिर प्रॉफिट के जो कार्टून्स बनाए गए हैं, फ्रांस के लोगों से ये पूछा गया कि क्या आप इसे फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन समझते हैं या फिर आप समझते हैं कि हम जो हैं अपनी हद से जो है आगे बढ़ के इंसल्ट कर रहे हैं किसी को। एग्जैक्टली। तो 53% लोगों ने कहा कि ये फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के ज़ुमरे में नहीं आता। एग्जैक्टली। 13% अनडिसाइडेड थे और तकरीबन यही कोई 34-33% लोगों ने कहा कि जी ये बिल्कुल फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के दायरे में आता है। फ्रांस तो के साथ में जी, जी, देख ले डेमोक्रेटिक वे में भी, तो आप रिस्पेक्ट करें दूसरों के ओपिनियन, जो ज्यादा लोग ओपिनियन दे रहे हैं। जी। फ्रांस के सेकुलरिज्म के साथ में जैसे मैंने कहा कि वो थोड़ा-सा मुख्तलिफ है इन कंपैरिज़न टू अगर आप अमेरिकन सेकुलरिज्म देखें या फिर ब्रिटिश सेकुलरिज्म देखें, वो थोड़ा-सा अलग है उससे। ठीक है, उनकी एक बड़ी लंबी जद्दोजहद रही है वहाँ तक पहुँचने में और वहाँ की सिविल सोसाइटी, वहाँ की हुकूमत को ये लगता है कि हम इसको डिफेंड करने के लिए आखिरी हद तक जाएँगे। वसीम साहब हमारा ने कहा कि इस बदली हुई दुनिया के अंदर, ग्लोबलाइज़ेशन के अंदर हमें चाहिए कि हम कोई नए ऐसे जो सेट ऑफ रूल्स बनाएँ, जहाँ पे कम से कम इतना तो तय हो कि ठीक है, आप अपना वे ऑफ लाइफ जो है, वो जाके किसी पे इम्पोज़ नहीं कर सकते कि जी आप जो हैं खुले में नमाज़ पढ़ रहे हैं और लाउड स्पीकर्स लगाए हुए हैं, उसमें अज़ान दे रहे हैं। वो सब बातें ठीक हैं, अगर सिक्योरिटी के लिहाज से अगर आप ये भी कहें कि बुर्का नहीं पहन सकते, हमें क्या पता बुर्के के पीछे कौन है, वो भी बैन करते हैं, वो भी ठीक है। लेकिन कार्टून्स बनाना और मॉक करना ये तो गलत है। क्या कहेंगे साहब? ये जो मामला है ना, ये कुछ कल्चरल एवोल्यूशन का मामला है। मिसाल के तौर पे हमारे यहाँ जिसे बहुत मुकद्दस समझा जाता है, जिन हस्तियों को, यूरोप में, वेस्ट में
एट लार्ज ऐसा नहीं है। उनके लिए ये कॉन्सेप्ट समझना कि ये मुकद्दस है, इसको मॉक नहीं किया जा सकता, इसका मजाक नहीं उड़ाया जा सकता, ये अबव क्रिटिसिज्म है, ये जो कॉन्सेप्ट है ना, अभी ये वो ग्रैस्प नहीं कर पाए वेस्ट में। वो उनके नज़दीक जो है वो समझते हैं कि जिस तरह हम परसीव कर रहे हैं किसी हस्ती को, किसी फिगर को, बाकी लोगों को भी वैसे ही देखना चाहिए। ये थोड़ा सा एक समझ लें कि कल्चरल कॉन्फ्लिक्ट है यहाँ पे। मसलन हज़रत ईसा को आप मॉक कर सकते हैं पूरी आप क्रिश्चियन वर्ल्ड में, वो कोई इशू नहीं है। ये एक नॉर्मल चीज़ है उनके नज़दीक। लेकिन हमारे यहाँ मामलात कुछ थोड़े मुख्तलिफ हो जाते हैं कि हम नहीं चाहते कि हमारी जो मुकद्दस हस्तियां हैं उनको मॉक किया जाए। लेकिन अब यहाँ पे एक जो कंट्रडिक्शन आ रही है वो ये है कि ये तो आप चाहते हैं कि आपकी मुकद्दस हस्तियों को मॉक ना किया जाए, लेकिन आप मिसाल के तौर पे आप दूसरों के जो खुदा हैं, जिनको वो खुदा मानते हैं, आप उनको भी मॉक करते हैं। ठीक है, आप क्या करते हैं जी कि आप दूसरे रिलीजन्स को भी मॉक करते हैं, क्योंकि इनके तो देखें जी ये बुत हैं, ये तो बेजान चीज़ें हैं, ये तो हाथी है, ये फलां तो झूठा है, ये जो नबी बना हुआ है। मिसाल के तौर पे कुछ जैसे अहमदी हैं, उनके जो एक मुकद्दस हस्ती है उनके नज़दीक तो है ना वो, लेकिन वो वहाँ पे बहरहाल हमारे यहाँ मेजॉरिटी जो है वो मॉक करती है, बल्कि बाकायदा तौर पे वो हमारे निकाहनामे में भी वो लिखा होता है कि आप ऐसा समझते हैं मिर्ज़ा गुलाम अहमद के बारे में जो भी। तो कहने का मतलब ये है कि फिर आपको भी थोड़ा सा ना, आपको भी एक दरमियाना रास्ता इख्तियार करना पड़ेगा। यानी ठीक है, आप अगर ये पसंद नहीं करते कि दूसरे आपकी मुकद्दस हस्तियों को मॉक ना करें, तो फिर आप भी दूसरों की मुकद्दस हस्तियों को मॉक ना करें, ये भी बड़ा ज़रूरी है। और दूसरा जो है वो जो बात मैंने की वो ये है कि हमें थोड़ा सा जो यूरोपियन माइंडसेट है, जो वेस्टर्न माइंडसेट है, उसको भी समझने की ज़रूरत है कि उनके नज़दीक ये किसी चीज़ के सेक्रेड होने का क्या कॉन्सेप्ट है, क्या चीज़ सेक्रेड है, और अगर आपके नज़दीक है तो किस हद तक उनके नज़दीक होनी चाहिए, और कहाँ पे फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन जो है उनका वो मिसाल के तौर पे अफेक्ट हो रहा है। तो ये ज़रा थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स इशू है, ये इतना सिंपल नहीं है। जी अरविंद। जी, ठीक है, आपकी बात, आपका भी एक अपना पॉइंट ऑफ व्यू है और आप ये कह रहे हैं कि फ्रांस का अपना एक तर्ज अमल है ज़िंदगी का और उनके नज़दीक ये चीज़ें मायने नहीं रखती हैं कि जी होली यहाँ पे कोई नहीं है, वो सबको बराबर देखते हैं और उसी हिसाब से वो तनकीद भी करते हैं। लेकिन हमारा ने एक बहस ये की है कि जी ये दुनिया जो है अब बदल रही है और बड़ी तेज़ी से बदल रही है और बहुत जल्दी एक-दूसरे के करीब भी आ रही है। ऐसे में जो काम आप 100-200 साल से करते आ रहे थे, ज़रूरी नहीं कि आप उसको उसी तरीके से कंटिन्यू भी कर सकते हैं। हम हिंदुस्तान के ही कॉन्टेक्स्ट में बात कर लें, अगर कोई शख्स उम, किसी भी मज़हब के कोई मानने वाले, कोई धर्म के अगर कोई गॉड्स एंड गॉडेसेस हैं या फिर कोई प्रॉफ़िट हैं, उनको अगर इस तरह से मॉक करे, तो हाँ, यहाँ की हुकूमत तो उसकी इजाज़त नहीं देती, बावजूद इसके कि हम भी एक सेक्युलर मुल्क हैं। इस पे सबकी अलग-अलग ओपिनियंस हो सकती हैं। मैं तो ये कहता हूँ कि अगर इंडिया ये डिसाइड कर ले कल को कि जी ठीक है, हम भी फ्रेंच वे ऑफ सेक्युलरिज़्म को इम्पोज़ करेंगे हमारे यहाँ पे लाइसिते जिसको वो कहते हैं, तो फिर हमारे यहाँ पे भी एक बहस तो होगी। आपका क्या ख़्याल है, हमारे यहाँ पे बहस किस किस्म की, किस लेवल पे चली जाएगी दिव्या जी? क्या हिंदुस्तान जैसे मुआशरे में फ्रेंच वे ऑफ सेक्युलरिज़्म की गुंजाइश है? नहीं, जो हमारा कल्चर है, एक तो हमारा इतना 5000 6000 इयर्स ओल्ड कल्चर, मतलब इतना हमने एक साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट पड़ता है ह्यूमन डीएनए में ओवर अ पीरियड ऑफ सेंचुरीज एंड सेंचुरीज की, जो हमारे अब्जॉर्प्शन हमारे डीएनए में जाता है, जो हम ट्रॉमा अब्जॉर्ब करते हैं, जो हम लिबरेशन
we undergo a synthesis of psychology in our minds, which happens with the, जैसे अमेरिका एक बहुत न्यू सिविलाइजेशन है, यू कैन नॉट कंपेयर अमेरिका विद इंडिया. तो मतलब कि जो हमारा परसेप्शन है, जिस तरह से हम दुनिया को देखते हैं, वी हैव सीन सो मच, वी हैव फॉट सो मच. हमारे ऊपर मतलब हुकूमत चली है, ऑपरेशन चला है, वी हैव ऑल्सो बीन कॉलोनाइज्ड एज अ. तो हम भी तो समझते हैं ना कि what it is like to be below the system. I mean, democracy तो हमारे साथ अभी it is a relatively new phenomena. पर जो मैं आपको कहना चाह रही थी, जो ये psychological traumas होते हैं, they carry on for generations. किसी भी कॉलोनी को देखेंगे आप, if you go to Hong Kong, Africa, we still feel कि मेरे बहुत सारे फॉरेनर्स के साथ इंटरेक्शन होती है, पर मैंने जैसे अपने इंडियंस या एशियंस का रिस्पांस देखा है, हमें अभी भी लगता है कि वो लोग हमसे सुपीरियर है किसी तरीके में. व्हाई? बिकॉज दैट इज अ कलोनियल साइकोलॉजिकल ट्रॉमा जो हमारे एंसेस्टर्स ने एक्सपीरियंस किया, एंड दैट इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ आर नाउ चेंजिंग डीएनए. जो आजकल के 20 समथिंग जो मिलेनियल्स हैं, उनका तो मतलब एटीट्यूड ही कुछ और है. बट जैसे आई वाज टॉकिंग अबाउट द फ्रेंच माइंडसेट, उनका तो यही है कि जैसे वसीम जी ने कहा, इट इज, हम तो उनका माइंडसेट समझ ही नहीं सकते हैं, क्योंकि लाइक ही सेड, जैसे हमारे ईसा मसीह हैं, मतलब वो उनके अगेंस्ट भी मतलब सटायर और जोक्स, वो लोग उनके कल्चर में एक्सेप्टेंस और टॉलरेंस है. हम लोग उस टॉलरेंस की परसेप्शन से नहीं देखते हैं, कि जो हमारा कल्चरल अपब्रिंगिंग है बहुत डिफरेंट है. तो हाउ कैन द टू मीट? आई एग्री विद व्हाट यू आर सेइंग कि फ्रॉम माय पॉइंट ऑफ व्यू एंड मे बी वसीम जी's पॉइंट ऑफ व्यू की, एंड वन शुड नॉट यूज रिलीजियस फिगर्स, क्योंकि उससे आप कॉल्ड्रन में खूब मिर्ची मसाला डाल रहे हैं, और मतलब उससे तो मतलब ड्रामा तो होएगा ही. दे विल बी व्हाट यू कॉल अग्रेशन, दैट विल हैपन. बट वो लोग हमारी पॉइंट ऑफ व्यू समझे, हम लोग उनका पॉइंट ऑफ व्यू समझे. अगर इतना आसान होता, दे वुड नॉट बी कॉन्फ्लिक्ट. फिर वो तो उनके जो साइकोलॉजिकल ट्रॉमा है, वो समझते हैं कि देखो, एक तो हम इन लोगों को, वी आर लेटिंग देम कम इनटू आवर, इन लोगों को रेफ्यूज दे रहे हैं, एंड ऑन टॉप ऑफ दैट जो हमारा फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, लिबर्टी है, ये लोग यहाँ पे मर्डर कर रहे हैं, परसिक्यूट कर रहे हैं. तो दे आर नॉट थिंकिंग फ्रॉम आवर पॉइंट ऑफ व्यू. उनको लग रहा है कि हम गलत हैं, कि हम उनके लैंड्स में उनका ब्रेड एंड बटर सब कुछ एक्सेस करके हमारी गलती है. दे डू नॉट थिंक दैट दे आर रॉन्ग. So it is a total different mindset, है ना वसीम जी? There is no meeting of minds. एक सवाल इसी में आप ले लें, इसी से जुड़ा हुआ सवाल, शायद भारत के अंदर लोगों को ये समझने की जरूरत है. आज से शायद 1-2 साल पहले की बात होगी, हो सकता है उससे भी पहले की बात हो. यूएस की एक मॉडल है हाइडी क्लम, उन्होंने माँ काली का जो है ना कॉस्ट्यूम, हॉलोवीन कॉस्ट्यूम बना के, और वो अपने उस इवेंट में वो गई थी, जिसका एक बहुत बड़ा बैकलैश हुआ इंडिया के अंदर. और हमारी हुकूमतों से लेके सोशल मीडिया पे हर जगह पे एक ट्रेंड चला कि जी ये एक्सेप्टेबल नहीं है. तो बात तो ये वही है, यही कंप्लेन मुसलमानों की भी है. आज हमारी सोसाइटी जो है, इस मामले में हम फ्रेंच को सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं पे जब बात आती है हमारी अपनी, तो हमारे मयार बिल्कुल बदल जाते हैं. ऐसा क्यों? ये ऐसे ही है क्योंकि जो ये फंडामेंटलिज्म जो क्रिएशन जो इसका था, इट हैज बीन क्रिएटेड ओनली फॉर द पर्पस ऑफ डिवाइड एंड रूल. जो इसका जो इसकी जड़ है, ये इसीलिए है ताकि हमें इतना डिवीजन आ जाए कि आप मुसलमान हैं, हम हिंदू हैं, आपका रिलीजियस कोड ऑफ कंडक्ट ऐसा है, वैसा है. इट इज अगर आप देखें फ्रॉम अ टोटली हायर पॉइंट ऑफ एवोल्यूशन एंड फ्रॉम अ हायर कॉन्शियसनेस, this is all a game, and people are benefiting from it because they are using it to break a higher human consciousness. Because ये है codes of society जो they came, I mean if we go back to the Vedas or if we go back to the ancient traditions of India, वो बहुत ही अलग टाइम था. पर जो ये religious new religions have brought about new ideologies, जो पुरानी आइडियोलॉजीज के साथ बिल्कुल जेली करती हैं. और क्यों? ताकि सोसाइटी को डिवाइड किया जाए. सोसाइटी को क्यों डिवाइड किया जाए? क्योंकि सोसाइटी को कंट्रोल किया जाए.
सोसाइटी के अलग अलग लीडर्स हो सकते हैं, अलग अलग फैक्शंस हो सकते हैं, बट यस यू आर राइट कि जैसे in the Muslim world, they are 100% fully entitled to feel protective and worship their God. So same way the Hindu is हिंदू भी तो मतलब अपनी देवी देवताओं के लिए मतलब वो तो जान भी दे देंगे, मतलब there is so much of a higher sense of purpose. But this is the creation of society. This is the creation of the fabric of society जो अब हम बदल नहीं सकते हैं. ये तो सेंचुरी से चल रहा है. So you will have to be you and you will have to be you and they will have to be them, so that conflict can be created and इस conflict का advantage ले सकते हैं higher political entities. जी, इसी गुफ्तगू को आगे बढ़ाते हुए जैसा मैंने पहले कहा कि स्वीडन के अंदर भी अभी हाल ही में एक मामला हुआ जहां पे एक इराकी क्रिश्चियन ने होली कुरान को जलाया। उसका रिएक्शन हमें इराक में देखने को मिला। लोगों ने स्वीडिश एम्बेसी को घेर लिया वहां पे और उस पे बड़े पत्थर वत्थर चलाए गए। आज पाकिस्तान के अंदर भी प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब ने यौम तकद्दुस से कुरान का जो होली कुरान की सैंक्टिटी का जो डे है वो डिक्लेयर किया है जी, और ये कहा है कि लोग सड़कों पे निकलें, अर्ज किया है पूरे मुल्क को कि आप आएं और इसके खिलाफ प्रोटेस्ट करें। होली कुरान की डेसिक्रेशन हुई है। तो एक ऐसा मुल्क जो इस वक्त बैंक्रप्सी के दहाने पे खड़ा है, उसकी तरजीहात तो कुछ और होनी चाहिए। वो ये सब क्या करवा रहा है और उससे पाकिस्तान के अंदर क्या फायदा हो सकता है? पाकिस्तान के लोगों के अलावा भी बहुत सारे और मुस्लिम ममालिक हैं जहां पे इस तरह की कोई कॉल नहीं दी गई। पाकिस्तान में ही क्यों? हमारा कैसे देखती हैं आप? अरविंद, आपके ख्याल जैसे आप बता रहे हैं कि हमारा जो मुल्क है वो दिवालिया होने वाला है इन और उनके जो हमारे जो वो यूं समझ लें कि वे ऑफ लिविंग है वो यहाँ से यहाँ पहुंच चुका है, जो महंगाई है, इन्फ्लेशन। लेकिन हमारा मेन मुद्दा क्या है? 4 दिन पहले की बात है, ये बात मेरे पाकिस्तानी फैलो बेहतर जानते होंगे कि हमारे यहाँ कादियानियों की फ्रीजर्स में से गोश्त निकाल कर पुलिस ले गई है। उनके घरों में की जाने वाली कुर्बानियों के जो जानवर थे वो पुलिस ले गई है, क्योंकि मेन मुद्दा ये था कि कादियानी कोई कुर्बानी ना कर सके। तो इस छोटी सी बात से आप बेहतर समझ पाएंगे कि हमारे माशरे का मेन मुद्दा क्या है। और आप यकीन जानिए, अवाम जो मर रही है, जिनके पास लाइट नहीं है, जिनके पास खाने को रोटी नहीं है, वो ये कहते हैं हम मर जाएंगे लेकिन हमें नफरत के साथ जीना है। जो कादियानी है वो सांस ना ले, वो गाली पहले दें, वो जो भी उस खाने में निकाह वाले में वो कुर्बानी ना करें। हमें अपनी परवाह नहीं, हम पहले तो उन्हें मारेंगे। तो ये थोड़ा सा अनजस्टिफाइड है कि जितनी जाहिल ये कम्युनिटी है हमारी, उसके साथ आप बाकी अरब कंट्रीज और बाकी मुस्लिम्स को आप उसको कंपेयर नहीं कर सकते। हमारे यहाँ एबनॉर्मेलिटी का जो लेवल है वो आप यूँ समझें कि 90% जो 100 में से 90 to 99% है, वी आर नॉट अ नॉर्मल सोसाइटी। और हमारे में इंसेनिटी इतनी ज़्यादा है कि मैं आपको बता रही हूँ कि हमें अपनी कुर्बानियों से गर्ज नहीं था, हमें ये गर्ज था कि और हमारे मुल्क के हालात देख लें। तो इसमें ऐसे में ये बाहर निकलना, प्रोटेस्ट करना, ये तो इतनी आम सी बात, ये तो हमें करना ही है क्योंकि हमारे पास करने को तो और कुछ भी नहीं है। बात तो दोबारा में आऊंगी, ये जो आपने इस स्वीडन का वाकया का बताया या फ्रांस का, लश्कर जंगवी है, उन्होंने ऐलान किया है वेरी स्कैरी थिंग कि हम लोग अब यहाँ के ईसाइयों को टारगेट करेंगे। हमारे पास तो सिवाय हिंदुओं को, बच्चियों को मुसलमान करने, कादियानियों को जो वो नफरत से हम लोग अहमदियों को कादियानी कहते हैं, उनके कि वो निकाह कैसे कर रहे हैं, वो कुर्बानी कैसे कर रहे हैं, ईसाई कैसे रह रहे हैं, उनको किस तरह से हमने सिर्फ सफाई वाले काम में इन्वॉल्व रखना है। दे आर नॉट गोइंग टू सिट विद अस, वी आर नॉट गोइंग टू ईट एनीथिंग विद देम। हम अपने लेवल पे उनको जिस दिन लाएंगे वो तो आप दुनिया वो उस दिन बदल जाएगी। तो मैं तो नहीं समझती कि आप किसी भी नॉर्मल वे में हमारी सोसाइटी को कंपेयर करें, क्योंकि जितनी इंसेनिटी, जितनी अबनॉर्मेलिटी हमारी सोसाइटी में है, आपको एक एक बात बताई जाए तो मेरे ख्याल में पूरा पूरा दिन गुजर जाएगा। वसीम साहब को इस मामला के बारे में बेहतर पता है, लेकिन कंपैरेटिवली अगर आप देखें तो ये मामला सारा इट्स इज अ पावर गेम। अब आपने उसको देखा है कि आप उस पुलिसमैन के लिए उनके पॉलिटिकल फिगर हैं जो राइट विंग के हैं, उन्होंने पब्लिक फंड इकट्ठा किया और उनके मेरे ख्याल में कितने लाख यूरो हुए हैं और बच्चे के लिए भी हो रहे हैं 16 लाख यूरो हुए हैं। 16 लाख। तो आप अंदाजा करें, पावर गेम है, पैसे की गेम है। एंड द अदर थिंग दिव्या हैड मेंशन कि हम फील करते हैं उनसे कमतर, हम नहीं, वो हमें करवाते हैं हमेशा। क्योंकि जो आप सदियों से जिनके गुलाम रहे हो, जिन्होंने आपको एक्सप्लॉइट किया हो,
इंडिया में आप जैसे वसीम साहब बता रहे थे कि उन्होंने वो लेस क्रूअल हैं या लेस वो थोड़ा बहुत, नहीं मैं नहीं समझती। फ्रेंच का अगर आप थोड़ा सा बैकग्राउंड देखें, डीएनए देखें, फ्रेंच रेवोल्यूशन को सर्च, उसको थोड़ा बहुत उसकी हिस्ट्री देखें, तो ये उनकी चीज है कि वो जब रिएक्ट करते हैं तो वो एक्सट्रीम लेवल पे करते हैं। जब उसको आप अगर फ्रेंच रेवोल्यूशन को थोड़ा बहुत स्टडी कर लो तो उसके कंटेक्स्ट में अगर आप आज के देखें मामला, तो वो बिल्कुल ठीक है। जो दूसरी बात मैं मेंशन करना चाहूंगी कि अगर आप इन तरीकों से, अगर आप ये चाहते हैं कि जो उनकी जो सेकुलरिज्म है, इस तरीके से आप दूसरों को उस पर अडॉप्ट करवाएंगे अपना कल्चर और ये चीजें, आप इसको लॉजिकली देखें तो ये पॉसिबल नहीं है। वो बेवकूफ लोग नहीं है, जैसे वसीम साहब ने एक दफा मेंशन किया कि मेरे ख्याल में उन्होंने बताया कि ये उनको पता नहीं है कि हमारे लिए वो कितने सेक्रेड हैं या वो कितने हमारे लिए वो हम सेंसिटिव हैं बाकी दुनिया। मैं नहीं समझती, उनको 100% पता है कि ये लोग कितने एबनॉर्मल हद तक अटैच हैं, इसीलिए ट्रिगर किया जाता है, अदरवाइज देयर इज नो रीजन। और अगर बात की जाए तो क्या यहूदियों के लिए, जो कि बहुत ही छोटी सी कम्युनिटी है, क्या उनको मॉक किया जाता है? क्या हिंदुइज्म के लिए मॉक किया जाता है? क्या सिखिज्म को, इवन सिखिज्म को छेड़ के आप देखें, आपके पड़ोस में आप वो लोग जान दे देंगे जो लोग इमोशनली इस हद तक अटैच हैं, साइंस से, एवोल्यूशन से थोड़ा पीछे हैं, तो यू नीड टू गिव देम टाइम। आप अपने रूल सेट करें, आप अपने पार्लियामेंट में जाएं, आप अपने जुडिशरी में जाएं, आप इनको इनकी औकात में अगर रखना चाहते हैं तो इनको आप यू जस्ट नीड टू किक देम आउट। आप उनको और ना आने दें, उनको अगर ला रहे हैं तो उनको जगह पे जो जो मैं आपको बता रही हूँ कानून बनाएं। इस नॉट अ वे कि आप मॉक करते रहेंगे, वो आपके घर जलाएंगे, देन यू आर गोइंग टू किल देम। आप मार नहीं सकते उन्हें, आप सबको एक दफा खत्म नहीं कर सकते जो भी मुसलमान वहां पे रहते हैं। मैं लॉजिकली इसका हल बता रही हूँ। तो बचता क्या है? आइडेंटिटी क्राइसिस मुसलमानों में है या कॉलोनियलिज्म के शिकार जो उन लोगों में है, लेकिन उसका हल ये नहीं है कि आप उनको गोली मार देंगे या इस तरह से आप उनको सीधा करेंगे कि आप उनको मॉक करेंगे, आप ये सब नहीं। इसका रियलिस्टिक अप्रोच यही है कि आप कानून बनाएं, आप जो चाहते हैं कि आपके मुल्क में ये ना किया जाए, लीगल वे में जाएं और उनको उनकी औकात में रखें, जैसे अरब्स ने रखा हुआ है औकात में। आप कोई भी, हम उनको बरादर मुल्क कहते हैं, बरादर मुल्क में जाते हैं हम लोग और जिंदगी लगाकर आ जाते हैं। 1 इंच आपको जमीन नहीं वो देते, 1 इंच का आपको कारोबार नहीं करने देते वो अपने नाम पे। आप अरब वाले जो घर बैठा होगा उसको आप पार्टनरशिप देंगे और उसके बाद वो आपके साथ कारोबार करेंगे आप, ये सब रूल्स आपको पता होंगे। तो जस्ट मेक इट हैपन ना। अगर आप तंग हैं मुसलमानों से, उनके एक्सट्रीमिज्म से, उनके फंडामेंटलिज्म से, तो जस्ट आप अपने कुछ रूल्स बनाएं कि जिसके जरिए आप उनको कंट्रोल कर सके। दिस इज नॉट अ वे कि आप सिविल जंग में चले जाएं, खाना जंगी करें, आप मुल्क जला रहे हैं, तमाशे बनाए हुए हैं, मॉक कर रहे हैं। बहुत ही चाइल्डिश वे है, मेरे ख्याल में बहुत ही बचकाना बात है। आप इसको और तरीकों से हैंडल कर सकते हैं। जी, आपने जो बात की है कि जी वाकई में इससे बहुत सारे और नए सवाल भी उठ खड़े होते हैं, जो कि मैं अभी दिव्या जी से और वसीम साहब दोनों से पूछूंगा। आप दोनों से ये सवाल होगा। पहले वसीम भाई आप जवाब दें कि पेरिस के अंदर हो या बर्लिन में आप यहूदियों के खिलाफ कोई मार्च नहीं निकाल सकते। जैसे ही आप ये कोशिश करेंगे आपके ऊपर एंटीसेमिटिज्म के जो हैं चार्जेस लगा दिए जाएंगे। तो क्या वो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन में नहीं आता? वहां पर चलते हैं। जी वसीम साहब, आपसे सवाल है। देखिए, उसका जो बैकग्राउंड है ना वो ये है कि आपको थोड़ा सा आइडिया होगा कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जूज के साथ बहुत जुल्म किया गया। ये तो डॉक्यूमेंटेड है, इस पे कोई इख्तिलाफ राय ऐसा तो क्या हम ये कहें कि इस उसी लेवल का जुल्म अगर मुसलमानों पे हो जाए तो उसके बाद में अगर कोई मुसलमानों पे बात करे तो फिर जो हम कह देंगे कि भाई इतना बात नहीं कर सकते आप? ये जी नहीं, वो जो है ना मामला वो ये है कि वो एक जुल्म हुआ उनके साथ, कोई शक नहीं। और अगर उसको डिनाई कोई अगर उसको कोई डिनाई करता है तो इसका मतलब ये है कि वो इस चीज की भी इजाजत दे रहा है कि इसी तरह का जुल्म दोबारा भी हो। ठीक है, जूस की बात नहीं है, इंसानों की बात है, ह्यूमंस की बात है कि अगर आप एक हॉलोकॉस्ट को आप डिनाई कर रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि आप वैसे ही कोई इवेंट जो है उसको दोबारा होने की इजाजत भी दे रहे हैं। आप उसको तभी कंडेम करेंगे कि पहले आप उसको एक्सेप्ट करेंगे ना, पहले आप एक्सेप्ट करेंगे कि वो वाकई ये हुआ था, और फिर उसके बाद आप उसे कंडेम करते हैं
देंगे कि इंसानों के साथ ये सारा कुछ हुआ, तो अगर आप उसको डिनाई कर देंगे तो इसका मतलब है कि आप उस एट्रोसिटी को आप एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे। तो फिर इसका मतलब है कि दोबारा अगर वो होती है तो फिर आप डिनाई कर देंगे। ठीक है, इस वजह से पूरे यूरोप, सिर्फ फ्रांस में नहीं, हॉलोकॉस्ट को करना बहरहाल वो फ्रीडम एक्सप्रेशन नहीं आता। तो तो ये इसका मतलब ये हो गया वसीम साहब कि उसका फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन जो है या फ्रीडम ऑफ स्पीच जो है वो कोई एब्सोल्यूट राइट तो नहीं है। फिर उसके अंदर अब भी ये जो फिर चीज है उसके अंदर भी कि एरियाज हैं, उसके अंदर भी सेलेक्टिविज्म है काफी हद तक भाई, कि क्या होना चाहिए, क्या हमारे नजदीक कबूल है और क्या नाकाबिले वहां बर्दाश्त है। इस तरह की बातें भी तो सवाल तो उठाएंगे लोग। एक ऑब्जेक्टिव वे में अगर हम देखें तो फिर सवाल तो उठेंगे सर। देखिए उसमें ये है कि देखें, अब आप एक मुल्क में गए हैं तो वहां पे जो सुप्रीम जो चीज है ना वो लॉ ऑफ द लैंड है। सुप्रीम आपका रिलीजन या आपकी वैल्यूज या आपके नॉर्म्स या वो चीजें नहीं है जो आप अल्जेरिया से लेके गए हैं। अगर आप अल्जेरिया या लेबनान से या पाकिस्तान से फ्रांस में गए हैं तो वहां पे फिर आपको जो फ्रेंच लॉ है उसके मुताबिक आपको जिंदगी बसर करनी है वहां पे। ठीक है, अगर आपको एक्सेप्टेबल नहीं है तो आप वापस आ जाएं, अल्जेरिया आ जाएं, आप वापस आ जाएं, आप पाकिस्तान आ जाएं, आप क्यों वहां पे टिके हुए हैं? आप छोड़ दें उस ये मुल्क तो को। ये अगर दो एक बातें मुल्क हो गई हैं। एक ये है कि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की बात कर रहे हैं, दूसरा ये है कि लॉ ऑफ द लैंड है। आई डोंट थिंक कि कोई भी ये कहेगा कि लॉ ऑफ द लैंड को फॉलो नहीं किया जाना चाहिए। लॉ ऑफ द लैंड अगर ये कहता है, फ्रेंच पार्लियामेंट ये डिसाइड करती है कि जी हमने बुर्का को बैन करना है, तो फिर मरीन ले पेन जितनी मर्जी बातें करे हैं या कोई दूसरा करे, कोई वहां पे लेफ्ट सेंट्रिस्ट हो वो कुछ कहे, वो इररेलेवेंट है। क्योंकि वो सोसाइटी ने एज अ होल, वहां की जो पार्लियामेंट है उसने कुछ सेट ऑफ लॉज बना दिए हैं। लेकिन जहां तक बात है कि जी होली कुरान को लेके या किसी भी धर्म को इस तरह से मॉक करना या उनको जो है उनकी जो बुक्स हैं उनको वहां पे सरेआम जला देना, ये तो सीधी सीधी बहुत सारे देखें दोस्त ममालिक भी कहेंगे कि ये तो एक प्रोवोकेशन है। देखें फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन जो है वो बहरहाल फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन में मौजूद है। अब आगे उसकी इंटरप्रिटेशंस हैं। ठीक है, उनकी आप उसकी इंटरप्रिटेशन अगर ये करते हैं जैसा कि फ्रेंच जजेस की भी इंटरप्रिटेशन है कि ये उसमें आता है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन में ये आता है। ठीक है, कुछ लोग इससे डिसएग्री करेंगे जी कि ये उसमें नहीं आता फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन में, ये आप एक कम्युनिटी के होली फिगर्स को आप मॉक कर रहे हैं। और तो ये बहरहाल ये ग्रे एरिया है, इसके बारे में कोई एब्सोल्यूट राय नहीं दी जा सकती। लेकिन बहरहाल बात फिर वही आ जाती है कि जो लॉ ऑफ द लैंड है वो सुप्रीम है और उसके मुताबिक आपने चलना है। और अगर आप नहीं चल सकते तो फिर आप मेरा ख्याल है कि फिर आप उस लैंड में क्या कर रहे हैं आप फिर वापस आ जाएं। इस तरह तो हर कोई वहां पे जाके कहेगा जी कि मैं तो ये वैल्यूज लेके आया हूं, तो इनको आप इसकी इजाजत दें। कल को कोई एक दूसरा कहेगा। अल्जीरियन जी एक अल्जीरियन अगर ये कहे कि तुमने भी हमारे मुल्क में 100-150 साल तक जब हमें कॉलोनाइज किया, यहां तक कि 60s के अंदर जब फ्रांस ने अल्जीरिया में न्यूक्लियर टेस्ट्स किए और उसका जो असर है वहां की मकामी आबादी पे पड़ा, कि उनको ठीक तरीके से उन न्यूक्लियर साइट्स को कवर अप भी नहीं किया गया, कि आज वहां के बच्चों के जो बर्थ डिफेक्ट्स हैं, तो बहुत सारे लोग ये कहेंगे कि इट्स पे बैक टाइम। देखें, आप ये बात कर सकते हैं इस तरह से, लेकिन बात ये है कि तारीख में तो ऐसे ही होता है। जब मुसलमानों के पास ताकत थी तो मुसलमान भी स्पेन में गए, मुसलमानों ने भी कब्जा किया, मुसलमान ये इधर आपके हिंदुस्तान में भी आए, सेंट्रल एशिया में भी गए। देखे ना, ये तो ताकत का खेल है जी और ये तारीख में चलता रहा। जिसके पास ताकत थी उसने ताकत का इस्तेमाल किया। लेकिन अब हम जब एक सिविलाइज्ड वर्ल्ड में जी रहे हैं, एक सिविलाइज्ड वर्ल्ड है ये, तो उसमें मेरा ख्याल ये है कि हमें ठीक है, आप एक किसी गलत फहमी की बिना पे एक लड़का जो है वो वहां पे उसको उन्होंने मार दिया, लेकिन अब आपने वहाँ लाइब्रेरीज भी जलानी शुरू कर दी हैं, आपने वहाँ की पब्लिक प्रॉपर्टी जलाना शुरू कर दी है, लोगों को मारना शुरू कर दिया है। आप जिस जगह रह रहे हैं, जिस जगह पे आपको शेल्टर
मिला है उसको आपने तबाह करना शुरू कर दिया है। आप ये तो किसी भी पे एक्सेप्टेबल नहीं है। वसीम ठीक साहब, है। एक तासुर ये दिया जा रहा है, इंडियन मीडिया को देखें या फिर बहुत सारे ऐसे न्यूज़ चैनल्स हैं उन्हें देखें, ऐसा दिखाया जा रहा है कि जो प्रोटेस्टर्स हैं, वो सब मुसलमान हैं फ्रांस में, बल्कि ऐसा है नहीं। वहाँ पे जो प्रोटेस्ट करने वाले लोगों में आप शिनाख्त कर ही नहीं सकते हैं कि कौन मुस्लिम है और कौन नॉन मुस्लिम है। वहाँ का जो फार राइट तबका है, वो भी इन प्रोटेस्ट के अंदर हिस्सा ले रहा है और अगर आप देखें, तो आई डोंट थिंक कि हम एक ही कम्युनिटी पे पिन पॉइंट कर सकते हैं कि जी यही वो लोग हैं जो फ्रांस जला रहे हैं। हमें ऐसा बताया ज़रूर जा रहा है कि ऐसा हो रहा है, लेकिन बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्टिंग रिपोर्ट्स हैं इसे लेके। अब क्या हम दावे देखिए के साथ कह सकते हैं कि सारे मुसलमान हैं जो कि इस वक्त सड़कों पे हैं? देखिए ना, अब जो लोग अल्जीरिया से गए हैं वो तो मुसलमान हैं, जो मोरक्को से गए हैं वो मुसलमान हैं, जो लेबनान से गए हैं वो मुसलमान हैं, जो सीरिया से गए हैं वो मुसलमान हैं, जो 9/11 जिन्होंने किया वो मुसलमान थे, जिन्होंने यूके में बॉम्बिंग की वो नाहिल की मुसलमान। मदर की अगर आप तस्वीर देखें इस वक्त स्क्रीन पे है, तो उन्हें देखकर कोई ये कह नहीं सकता कि उनका जो पहनावा है या जिस तरह से वो इस वक्त जो है खुद प्रोटेस्ट का हिस्सा बनी हुई हैं, उन्हें देख के कोई कह नहीं सकता कि ये मुस्लिम है। उनका वे ऑफ लाइफ और सारा वो उतना ही फ्रेंच है जितना किसी और का है। और नॉर्थ अफ्रीकन माइग्रेंट्स जो कि वहां रहते हैं, मुसलमानों की सबसे बड़ी पॉपुलेशन जो फ्रांस में है वो नॉर्थ अफ्रीकन कंट्रीज की हैं, तो वो उनके साथ में इंटीग्रेशन का इतना इशू नहीं है इन कंपैरिजन टू अरब मुस्लिम्स जो आते हैं या इंडिया या पाकिस्तान या यहाँ से जो जाते हैं या कोई और। नहीं, वो नॉर्थ अफ्रीकन भी तो अरब्स ही है ना, वो जो अल्जेरियंस हैं वो अरब्स हैं, वो मोरक्कन्स भी अरब्स हैं, लेबनीज भी अरब्स हैं, सीरियंस भी अरब्स हैं, तो वो सारे अरब्स हैं ना वो, और मेजोरिटी उनमें जो है वो 90% से ज्यादा जो है वो मुसलमान है वो। हम्म। तो ये तो अब और जो प्रीडोमिनेंटली जो ये लोग कर रहे हैं वो यही लोग कर रहे हैं ना, जी। ये अब अल्जेरियंस हैं, उसमें मोरक्कन्स हैं, उसमें लेबनीज हैं, उसमें सीरियंस हैं, तो यही लोग कर रहे हैं ना, तो ये अब अरब्स भी हैं, ये मुस्लिम्स भी हैं, तो फिर इन्हीं लोकल की तो फ्रेंच पॉपुलेशन भी इस प्रोटेस्ट का हिस्सा है। बहुत कम, बहुत कम। ओके, चलें इस पूरे एपिसोड से एक बात जिस पे बहस होनी चाहिए, बात होनी चाहिए आगे कि इसका फ्रांस की सियासत पे क्या असर होगा। वहाँ की एक मेजर पॉलिटिकल पार्टी हैं जिनकी प्रेसिडेंट है मरीन ले पेन और उनका ताल्लुक है नेशनल रैली पार्टी से। उनकी पॉपुलैरिटी में बहुत ज़्यादा इजाफा हुआ है इन इंसिडेंट्स के बाद में, और हम ऑलरेडी देख रहे हैं कि यूरोप के अंदर फार राइट पॉलिटिकल पार्टीज इस वक्त एक मोमेंटम गेन कर रही हैं धीरे धीरे। अगर यही हाल रहा और यही अगर ट्रेंड रहा तो दुनिया भर के अंदर ग्लोबलाइजेशन पे उसका क्या असर पड़ेगा? दिव्या जी, आपसे सवाल है। आई थिंक जो इसका इंडिया पे इफेक्ट पड़ेगा, आपने इंडिया स्पेसिफिक पूछा या ग्लोबली? इंडिया स्पेसिफिक नहीं, ऑल ओवर द वर्ल्ड इस पे क्या असर होगा फिर? क्योंकि इस वक्त हम देख रहे हैं कि राइट विंग पॉलिटिकल पार्टीज जहां कहीं भी हों, हर मुल्क के अंदर वो है, दिन ब दिन उनकी जो पॉपुलैरिटी है वो उसमें जो बहुत बड़ा इजाफा हो रहा है। हाँ, क्योंकि इनको इसका पूरा बेनिफिट मिल रहा है ना, बिकॉज अब माइंडसेट क्रिएट हो रहा है, मतलब जो लोकल पॉपुलेशंस है, इट इज ऐसा हो रहा है कि इट इज अस वर्सेस देम। मतलब वो हो गया है कि वी आर वन पीपल एंड ये आउटसाइडर्स है, और देखिए ये हमारे देश में आकर मतलब क्या इतना मतलब फाइटिंग, एजिटेशन, रायट्स, बर्निंग, मतलब इतना सारा कुछ कर रहे हैं। तो द गवर्नमेंट इज यूजिंग इट एज अ ट्रम्प कार्ड कि यस, ये हमको बेनिफिट देगा, दिस विल ब्रिंग आवर पार्टी इनटू पावर द नेक्स्ट टाइम, तो वी विल यूज दिस एज अ बेनिफिट। जहाँ पे जैसे इन हंगरी, जहाँ पे दे हैव ऑलरेडी क्रिएटेड फेंसेस, वो बहुत क्लियर है कि उनकी बाउंड्रीज में दे विल नॉट अलाउ migrants to come in so easily. Some of the European countries, उनका मतलब बहुत क्लियर सेट है कि हमने तो अपना फुट किया है, we are not accepting. In Angela Merkel's case, when she said, okay, let them all enter, we will manage the situation, and मतलब she was sort of looked at as a very positive person, मतलब कि she took this step and she was highlighted as a European leader with a very big heart. पर वो था, that worked for that time. Now अब इतना सारा प्रेशर पड़ रहा है that
all जिसे कहते हैं द एक्सोडस, विच मीन्स द पीपल हु आर इन ट्रांसिट. कभी यहूदी भी जैसे कॉन्स्टेंटली ट्रांजिट में ही तो रहे हैं, दे आर ऑलवेज इन अ केस ऑफ नो मैंस लैंड, मतलब वो तो अपने लैंड के लिए ही फाइट कर रहे हैं. तो आई थिंक दे विल बिकम मोर कम्युनिटीज. पहले यहूदी होती थी, there might be Syrian communities, there might be Ukrainian communities, and ये exodus of landless homeless people, इनका एक, I personally feel there will be larger groups of people who will be fighting for their share of land. कि ये जो जितना भी जो सीरिया से जो over like whatever 5 million people or whatever the traffic that came, it was huge. मतलब there was इतना सारा displacement हुआ था. तो मतलब अगर आप किसी को डिस्प्लेस कर रहे हो और अगर आपको अपने मुल्क में जगह बनानी है तो मतलब अपहीवल तो होगा ही, राइट? बट where do these landless homeless people go? अब like you are saying right now कि the right wing people are going to do it. अगर वो करेंगे, अगर ये stringent immigration laws बनाएंगे, वो short term gain है जिसमें वो अपना party benefit देख रहे हैं. But if you look at the larger picture, you are going to have many more communities which are going to be like islands, like moving islands, जिनके पास कोई जगह ही नहीं होगी anchorage के लिए. तो that is the bigger problem, I think. जी, बिल्कुल आप ठीक कह रही हैं, इसमें तो कोई शक नहीं है कि आने वाले मुश्किल हालात होंगे और इतना आसान नहीं होगा लोगों के लिए माइग्रेट करना, और देखना होगा कि यूरोप इस पूरे क्राइसिस से कैसे डील करता है। अमारा, मैं चाहूँगा कि एक-एक करके आप सबके पार्टिंग कमेंट्स लूँ। इस पूरे इंसिडेंट को देखते हुए एक तरफ हमारी कोशिश है कि ये दुनिया एक-दूसरे के बेहद करीब आए। ऐसा करने के लिए हमें कुछ नॉर्म्स भी तय करने होंगे कि हमारी जो हैं एक-दूसरे से हम साथ में कैसे इंटीग्रेट हों, कैसे हम एक-दूसरे को बर्दाश्त करें, इफ आई मे से सो, कि बड़ा मुश्किल है, होता है कभी-कभार कि चलें जी ठीक है, आप थोड़ा-सा टॉलरेट करें, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं एक-दूसरे की कम्युनिटी की जो कि हमें अच्छी नहीं लगती। तो ऐसा क्या किया जाए कि इस तरह के इंसिडेंट्स को भी रोक सकें और ग्लोबलाइज़ेशन पे भी इसका जो नेगेटिव असर है वो ना हो? आई मीन जहाँ तक अब आज आज के सोसाइटी को देखते हैं या दुनिया को देखते हैं, तो आप देखें कि हर जगह पे ऑलमोस्ट आपको मैंने कुछ यूरोपियन कंट्रीज़ गिनवाए, जिसमें राइट विंग की गवर्नमेंट, और आप अगर अमेरिका में देख लें वाइट सुप्रीमेसी की बात करके, बेसिक जो एजेंडा है वो है ज़राए सिकुड़ रहे हैं, आबादी में इजाफा हो रहा है, लोग फ्रस्ट्रेटेड हैं, लोगों के पास उनको ज़्यादा फैसिलिटीज़ चाहिए, जैसे वे ऑफ लिविंग हो गया। आज से आप 50 साल पहले देखें तो जो वे ऑफ लिविंग है वो ये नहीं था और इतनी स्ट्रगल नहीं करनी पड़ती थी जितनी आज। तो आप इंडिया में देख लें, जब तक वो एक्सट्रीम राइट की विंग की बात नहीं करेंगे, गवर्नमेंट मफादात उनके साथ अटैच। इवन पाकिस्तान में आप देख लें, जब तक इमरान खान साहब ने भी, हमारे पिछले प्राइम मिनिस्टर ने भी एक्सट्रीम राइट वो नहीं लिया, उस वक्त तक उनको वो पजीराई नहीं मिली। तो आपने जब आवाम को आपने उनको मैनिपुलेट करना होता है तो मतलब इन जनरल आप यूं करते हैं कि आप उनको वो आइडियाज देते हैं जिसमें उनका सर्वाइवल मोड, वो कहते हैं कि आपको इनसे खतरा है, चाहे वो आपकी करीबी जो भी हो, आपके साथ शरीक जो भी हो। अब हमारे, मैं कंट्री में देख सकती हूँ, हिंदुस्तान में देख सकती हूँ, अमेरिका में, फ्रांस में, एवरीवेयर आई कैन सी हैपनिंग, और ये ज्यादा होगा। फॉर द टाइमिंग आई डोंट से इट लाइक ये कम होगा, ये वक्त के साथ अगले आने वाले कुछ सालों में मैं देखती हूँ कि ये एक्सट्रीम लेवल पे जाएगा, क्योंकि इसमें आप अगेन आप देख लें कि सोर्सेज जो हैं वो कम है, लोग जो हैं उनको वे ऑफ लिविंग जो है वो उनका स्टैंडर्ड बहुत हाई है। तो जब इस तरह के आपको चैलेंजेस का सामना हो तो ये नफरतें, राइट विंग का उभार, पावर गेम, पावर हंग्री होते हैं। आप देखें कि इस्लामोफोबिया की जो 1.5 मिलियन अरब थे, कहीं उतनी डॉलर ही उनकी वर्थ है, आप एंटाई जिसके भी चले जाएं। तो मैं इस नफरत को, इस एक एक्सट्रीम राइट विंग को, इसको कहीं भी जाते हुए नहीं देखती, मैं इसको बढ़ते हुए देखती हूँ जहाँ तक मेरा अकल काम करता है। तो इसको अगर मैं देखती हूँ कि किस तरह से टैकल किया जा सकता है, तो हमारे जैसे कंट्रीज में तो इट्स नॉट गोना हैपन, नेवर। हम तो ऐसे ही करेंगे क्योंकि हमें, हमारी प्रायोरिटी जो है, हमारी प्रायोरिटी अच्छा लिविंग स्टाइल नहीं है, हमारी प्रायोरिटी ये है कि हमने दूसरों को जलील कैसे करना है, जो भी हमारे पास अकलियत में है। बाकी अगर आप कंट्रीज में देखते हैं, यूरोप में देखते हो, तो मुझे अफसोस सिर्फ उन पे होता है क्योंकि वो
इंटेलेक्चुअली वो पढ़े लिखे, अगर उसको लॉजिकली रैशनली देखें तो दे कैन मतलब अंडरस्टैंड थिंग्स बेटर इन बेटर वे ना, जितना हम नहीं समझ पाते। हम तो खुद को हम तो बैक स्टेप हो रहे हैं ना, हम तो कुएं की तरफ भागम लगे हुए हैं कि हमने उसमें छलांग मारनी है। लेकिन उन कंट्रीज की मुझे समझ नहीं आती। अगर उसको मेरे नजरिए से देखें तो मैं ये मशवरा दूंगी या मैं ये ओपिनियन दूंगी कि उनको लैंड ऑफ लॉ कोई भी डिसोबे नहीं कर सकता। आपको कानून बनाने होंगे। आप जितना वो सो कॉल्ड आप लिबरलिज्म दिखा रहे हैं और सेकुलरिज्म दिखा रहे हैं और उसके एजेंडे पे आप इतना ज्यादा वो उसको इंटीग्रेट कर रहे हैं और वो सब कुछ, आपको यू नीड टू मेक लॉज कि आप जिनको नहीं टॉलरेट कर सकते जो चीज़ों को, आप उनके लिए लॉ बनाएं। जैसे बाकी मेरे पार्टिसिपेंट ने कहा है, दोस्तों ने कहा है कि वो यहाँ ना आए, वो वापस चले जाएं, तो ऐसा भी नहीं होगा। कोई कहीं, हर एक के अपना एक होता है ना कि आपका पॉइंट ऑफ व्यू कि हम क्यों, इंसान की दुनिया है, इंसान ने ये सरहदें बनाई है, हम अगर इधर आए हैं तो हमें कौन से वो लोग कमा कर खिला रहे हैं, हम मेहनत कर रहे हैं, हम उनको खिला रहे हैं। तो इन द वे कि हम लोग तो मतलब ज्यादा बेहतर काम कर रहे हैं, हम लोग उसकी वो लेबर ज्यादा कर रहे हैं, तो आप उनको धक्के देके नहीं निकाल सकते। आप लॉज बना सकते हैं, आप ऐसे लॉज बना लें जैसे मुस्लिम्स का आप कहते हैं कि वो बड़े सेंसिटिव होते हैं अपनी चीजों पे, तो यू जस्ट मेक टू कि आप उनको मस्जिदें ना बनाने दें। अरब्स जो है आज तक आपको नहीं बनाने दी, अगर इबादत गाहें, तो आपने उनका क्या बिगाड़ लिया है? आप उनको मजीद कम अज कम मस्जिदें ना बनाने, उनको तबलीग ना करने दें। हमारी तबलीगी जमात आए दिन वहां पे गई हुई होती हैं, आप वो ना करने दें। आप हिजाब क्या करें, आप जो कुछ कर सकते हैं आप सिखिज्म के लिए करें, आप हिंदुइज्म के लिए करें। आप किसी भी रिलीजन को वहां पे पब्लिक प्लेसेस में उसको करने से रोकें। अगर आप वाकई सेकुलरिज्म पे और लिबरलिज्म पे आना चाहते हैं, आप लॉज बनाएं। आप इसको इसी तरह से वो कर सकते हैं, इंटेंगल करके आप इनको टॉर्चर करके, दिस इज नॉट अ वे टू मेक इट लाइक सेटल इट डाउन। तो बेहतर ये है कि नई दुनिया है, आप किसी को कहीं भी अबाउंड नहीं कर सकते। और अगर आप बाशऊर हैं और वो कंट्रीज भी बाशऊर हैं, तो आई वुड डेफिनेटली सजेस्ट कि दे शुड हैव टू मेक सम लॉज कि जो अगर बर्दाश्त नहीं है किसी भी इलाके के मुस्लिम्स को, हिंदू को, सिख को, तो ऑब्वियसली अगले 5 सालों में वो कोशिश ही नहीं करेंगे उन जगहों पे जाने की जहां पर उनके हिसाब से लॉज नहीं होंगे। अदरवाइज जो मैं इसका बड़ा ही नेगेटिव पॉइंट देखती हूँ कि हमारे यहाँ जो बड़े नौजवान जो हैं वो तालीम के लिए वहां जाना चाहते हैं, बेहतर मौके के लिए जाना चाहते हैं, तो इतने सख्त कवानीन बना दिए जाते हैं इन हालात के बाद कि उनके लिए मैं बहुत ही मुझे तकलीफ होती है कि जो हमारी नई जनरेशन बड़े ब्रिलियंट होते हैं, जो दुनिया भी देखना चाहते हैं, एक्सप्लोर भी करना चाहते हैं, उनके लिए सारे दरवाजे बंद हो जाते हैं। तो मैं तो इस तरह से इसको देखती हूँ सिचुएशन को। जी वसीम साहब, आपके पार्टिंग कमेंट्स प्लीज। देखिए जी, बात ये है कि मैं समझता हूँ कि ये जो वाकया हुआ उसमें वाकई एक पुलिस वाला जो था वो उससे एक एक्सेस हुई है बिल्कुल। और लेकिन जो रिएक्शन आया है ना वो बहुत ड्रास्टिक रिएक्शन आया है मुस्लिम कम्युनिटी की, अरब कम्युनिटी की तरफ से वहाँ पे। और ये मेरा ख्याल है कि इन द लॉन्ग रन ये कुछ अच्छा नहीं होगा उस कम्युनिटी के लिए जिस तरीके से उन्होंने रिएक्ट किया है। इससे जो नेशनलिस्ट पार्टीज हैं, जहाँ जो राइट विंग है फ्रेंच, वो और ज़्यादा उभर के सामने आएगा और ऐसी पॉलिसीज बनेंगी जो कि अल्टीमेटली जो इमिग्रेशन लॉज हैं वो उनमें काफ़ी वो अमेंडमेंट्स। एक तो ये है, दूसरा मैं समझता हूँ हमें भी थोड़ा सा अपने आप को ना को चेंज पे भी हुकूमत ने मुजाहिरों की कॉल नहीं दी कि जी आप सड़कों पे आ जाएं और आप नारे लगाएं और आप ये करें और वो करें। आप जिस चीज को हवा दे रहे हैं यही चीज कल को आपके खिलाफ भी इस्तेमाल होगी। तो आप जैसे अमारा ने कहा कि मुल्क ऑलरेडी इस वक्त इकोनॉमिकली बैंकरप्ट होने जा रहा है, पॉलिटिक्स का बुरा हाल है, का बुरा हाल है, आपको यूटिलिटीज आप फराहम नहीं कर पा रहे और आप कह रहे हैं जी कि आज जुमे के दिन सारे पहुंच जाए सड़कों के ऊपर और नारे लगाएं और जो भी करें। जब आप हजूम को सड़कों पे ले आते हैं तो फिर हजूम आपके कंट्रोल में नहीं होता, फिर हजूम ऑपरेट करेगा।
तो मेरा ख्याल है कि और किसी और मुस्लिम कंट्री में ऐसा नहीं है। तो हमारे यहाँ हर चीज पे एक ओवर रिएक्ट करना और मौलवी के सामने सर झुका देना, अब ये सिर्फ शहबाज शरीफ जो है ये मौलवी को खुश करने के लिए कर रहा है, एग्जैक्टली। अदरवाइज कोई तुक नहीं बनती इस तरह से लोगों को कहने की जी कि आप आए सड़कों पे। यार किस और मुस्लिम कंट्री में, इवन ईरान में भी ये नहीं हुआ। एक रेडिकल वहां पे इस्लामिक गवर्नमेंट है, ईरान में नहीं हुआ, अफगानिस्तान में नहीं हुआ, और पाकिस्तान में आप लोगों को सड़कों पे लेके आ रहे हैं। तो मेरा ख्याल है कि ठीक है, यूरोप में अगर इस तरह की कोई चीज है तो कम से कम पाकिस्तान की हद तक मेरा ख्याल है एक रीथिंक की जरूरत है, दोबारा से देखने की जरूरत है कि यार आपका क्या मकाम है दुनिया में, आप कौन हैं, आप क्या हैं, आपकी प्रायोरिटीज क्या होनी चाहिए। जहाँ पे आपको गवर्नेंस की तरफ ध्यान देना है, आपको अवाम को एक अच्छा एक इकोनॉमिक सिस्टम देना है, आपको एक सेकुलर तो नहीं लेकिन यानी एक ऐसा निज़ाम देना है जिसमें कम से कम माइनॉरिटीज को तहफ़्फ़ुज़ हासिल हो। आप तो दुनिया की हर एट्रोसिटी यहाँ कमिट कर रहे हैं। देखे ना, एक किताब को जलाया है उन्होंने जिसको कि आप मुकद्दस समझते हैं, आपने तो 2 क्रिश्चियंस को जिंदा जला दिया था यहाँ पे। उनमें से जो औरत थी वो प्रेग्नेंट थी, उस पे तो कोई मुजाहरे नहीं हुए, उस पे तो चुप बैठे रहे सारे। उस पे तो शहबाज शरीफ ने नहीं कहा कि सड़कों पे आए आप, ठीक है। तो यहाँ पे इंसान को जलाना, और बहरहाल अब मैं क्या कहूँ इसके ऊपर। शायद यही वजह है कि मुसलमानों का जो इस तरह का जो रवैया है उसको दुनिया आज कॉल आउट कर रही है, और यही वो ये एक बहुत बड़ा रीजन है कि पूरी दुनिया के अंदर ये जो जिल्लत इस वक्त उठानी पड़ रही है कि जी दोहरे मयार हैं, अपने लिए कुछ और देखते हैं और सामने वाले से कुछ और उम्मीद रखते हैं। बहरहाल जी दिव्या जी, आप के पार्टिंग कमेंट्स प्लीज। माय पार्टिंग कमेंट्स, जो मुझे लगता है, जो मैंने फ्रेंच हिस्ट्री पढ़ी है, आई थिंक देयर टॉलरेंस लेवल्स, आई मीन वहां पे तो मोनार्की थी, और हमको सबको मालूम है कि व्हेन मैरी एंटोनेट, उनको तो बेचारी को आइडिया तक नहीं था कि लोगों के साथ मतलब क्या उनके हालात थे। शी वाज सेइंग फीड देम केक। यस। तो और उस एक कमेंट ने मतलब इतना फ्यूरी, सो मच एंगर, सो मच रेज कि गिलोटीन रेडी कर दिया, चॉप देयर हेड्स ऑफ एंड फिनिश इट ऑफ। तो मतलब जो द फ्रेंच हिस्ट्री जो हमें दिखाती है कि what they consider freedom and what they consider liberal, I mean it is interesting to see how tolerant they are also, कि if one looks at it from a historical point of view, तो अगर कोई जैसे इतने माइग्रेंट्स उनकी कंट्री में आ रहे हैं, उनके साथ मतलब आई डोंट थिंक कि दे हैव द कैपेसिटी टू टॉलरेट, एंड वो भी दे हैव आल्सो एक्सट्रीम रिएक्शंस। तो अगर आपके पास 2 ग्रुप्स हैं जिनके दोनों के एक्सट्रीम रिएक्शंस हैं, तो क्या बरकत होगी। आई मीन इन द फ्यूचर यू हैव टू फाइंड अ बेटर सिचुएशन एंड अ बेटर वे ऑफ डीलिंग विद थिंग्स। मतलब इट इज अबाउट ह्यूमैनिटी। यहाँ पे तो हमने हर चीज रिलीजन पे बेस कर दी ना, ये उसका फलाने का रिलीजन है, ये उसका रिलीजन है। तो अगर इस रिलीजियस के स्पेक्ट्रम से अगर आप दुनिया को देखेंगे, इट इज ओनली गोइंग टू लीड टू मोर कॉन्फ्लिक्ट, बिकॉज राइट नाउ ऐसा कोई लीडर नहीं इमर्ज हुआ है हु हैज बीन एबल टू गाइड पीपल टू गो बियॉन्ड दिस एजेंडा ऑफ टोटल इंटॉलरेंस, टोटल हेट्रेड, एंड जैसे मुस्लिम्स का जैसे आप कह रही थी, that it is now become Islamophobia, and everybody feels कि मुस्लिम्स का तो बहुत ही एक्सट्रीम रिएक्शन होगा, मतलब वो नॉर्मल तरीके से रिएक्ट नहीं करेंगे। उनका तो ये है कि दे आर रेडी टू गिव अप देयर लाइव्स, यू नो। एंड मतलब कि जो बाकी कम्युनिटीज में जैसे वो आप इतना नहीं देखेंगे, मतलब द काइंड ऑफ आई विल यूज द वर्ड पैशन, the kind of passion that they show to get their cause recognized is much more, और मतलब कि बाकी communities में वो इतना extreme step नहीं ले पाते हैं। So that is why मतलब कि उनका एक डर है, एक एक fear है कि the Muslims will eventually want to harm us in some way. अब ये how to change this thinking, मतलब वसीम जी, there have been so many cases for the last odd 100 years or so कि मतलब कि वो लोगों के दिमाग में चला गया कि वो भय जैसा आ गया है।
Now to change that, it will take a lot of kindness from the community at large. But the community के अंदर ही इतने सारे factions हैं, so how will you control that? ट्रू, ये बात आपकी बिल्कुल सही है। एंड ऑफ द डे अगर इसको कोई एड्रेस कर सकता है तो मुस्लिम कम्युनिटी के अंदर से आवाज़ें उठनी बहुत ज़रूरी हैं, जो ये कहें कि जी इनफ इज़ इनफ, इट्स अबाउट टाइम कि हम थोड़ा रिविज़िट करें, हम अपनी हिस्ट्री को, अपने पास्ट को, और हम थोड़ी अपने अंदर कोई चेंजेस लेकर आएँ। फ्रांस के साथ एक इशू ये है कि उनके मेट्रोपॉलिटन एरियाज़ के अंदर 10% के करीब मुस्लिम पॉपुलेशन है, ज़्यादातर गेटोज़ में रहते हैं लोग, और वहाँ पे बहुत ज़्यादा गरीबी भी है, गैंग कल्चर भी है, अनएम्प्लॉयमेंट भी है, और उसके साथ-साथ में फिर क्राइम भी बढ़ता है। क्राइम बढ़ता है तो पुलिस को फिर हेवी हैंडेड जो टेक्निक्स हैं वो भी इस्तेमाल करनी पड़ती हैं, उसका फिर एक रिएक्शन आता है सोसाइटी में, और फिर सामने से जब मुस्लिम कम्युनिटी की तरफ से जब किसी की बीहेडिंग हो या किसी का कत्ल कर दिया जाए, तो फिर फ्रांस के अंदर आवाज़ें उठती हैं कि हमें इमिग्रेशन को भी जो है अपनी पॉलिसीज़ को रिविज़िट करना चाहिए, ऐसे मुल्कों से जो लोग आ रहे हैं, इन पे बैन लगाना चाहिए। लेकिन उनकी अपनी एक वर्किंग एज जो पॉपुलेशन है, उनका भी एक बहुत बड़ा इश्यू है कि जी पेंशन्स नहीं दे पाएँगे, उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा लोग चाहिए बाहर से आके जो काम कर सकें। वो काम करेंगे, तो फिर जो आपकी एजिंग पॉपुलेशन है, उसकी आप केयर कर सकेंगे, आपको ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स पेयर्स की ज़रूरत है। इसी साल के करीब, जैसे मैंने पहले कहा, तकरीबन 1 लाख रेफ्यूजीज़ इन पिछले 6 महीनों के अंदर यूरोप में, इटली में दाखिल हुए हैं इल्लीगल मीन्स से। तो एक वक़्त आएगा जब ये क्राइसिस जो है इतना, इसका स्नोबॉल इफ़ेक्ट होते-होते इतना ज़्यादा बड़ा हो जाएगा कि समथिंग हैज़ टू बी डन, और ये तो वहाँ की हुकूमतों ने सोचना है कि वो क्या इस पे करते हैं। बट फॉर द टाइम बीइंग एक सोसाइटी के अंदर कोई ना कोई डिस्कोर्स ऐसा होना चाहिए कि जिसके तहत कम से कम ऐसे जो इंसिडेंट्स हैं, पुलिस की कोई ये कहें कि जी ज़्यादतियाँ हैं, वो भी बंद होनी चाहिए। इस केस के अंदर मैं समझता हूँ कि पर्सनली कि बहुत जल्दी पुलिस ने रिएक्शन दे दिया। वो चाहते तो गाड़ी को भी शूट कर सकते थे, उसको रोकने की कोई और कोशिश कर सकते थे, लेकिन सीधा-सीधा किसी नौजवान को मार देना, एक रेशियल डिस्क्रिमिनेशन की आवाज़ तो उठती है फिर, और एक सिलसिलेवार तरीके से, जैसा कि हमने पहले कहा है कि ये पहला कत्ल नहीं है इस साल का। इस साल का तीसरा कत्ल है, और पुलिस के पास जो पावर्स हैं, किसी को शूट डाउन करने की, जो 5-6 उनके पास रीज़न्स हैं, वो दुनिया भर के अंदर अगर आप किसी दूसरे मुल्क में लेके जाएँगे तो वो उस पे डिबेट होगी। लोग इतनी आसानी से शायद उसे अप्रूव ना करें, जितनी आसानी से फ्रेंच गवर्नमेंट ने उसे अप्रूव कर दिया है। बहरहाल जो भी हो, इसका फ़ायदा फ्रांस की ही नहीं, पूरे यूरोप की फार राइट पॉलिटिकल पार्टीज़ को होगा। दुनिया भर के अंदर ग्लोबलाइज़ेशन को एक बहुत बड़ा धक्का लगेगा। हमारे जैसे लोग जो बात करते हैं कि जी देयर कैन बी नो पॉलिटिक्स विदाउट इकोनॉमिक्स, तो लोगों के ऊपर, लोगों की जो ज़िंदगियाँ हैं, उनका जो लाइफ़स्टाइल है, लिविंग स्टैंडर्ड है, उस पे बहुत ज़्यादा असर होगा। ऑलरेडी अगर आप देखें 2008 के अंदर यूरोपियन यूनियन की जो जीडीपी थी, वो दुनिया में सबसे ज़्यादा थी। अब यूएस ने उसको सरपास कर लिया, और इतना ज़्यादा फ़र्क है। और फिर आप उसका बैकलैश भी देखें, आज यूरोप का जो लिविंग स्टैंडर्ड है, बहुत ज़्यादा नीचे चला गया है। पिछले 60 साल में इनफैक्ट सबसे ज़्यादा नीचे चला गया है। ऐसे बहुत सारे इश्यूज़ हैं जिन्हें टैकल करने की ज़रूरत है, जिनके ऊपर बात करने की ज़रूरत है। अगली दफ़ा जब कभी मिलेंगे तो हमारे अपने मसले-मसाइल हैं, उन पर भी कोई गुफ्तगू करेंगे। आज आप सबने वक़्त दिया, आपका बहुत-बहुत शुक्रिया। आपसे फिर बात होगी। थैंक बहुत यू। शुक्रिया। Thank you so much. Thank you very much.